दुनिया की टॉप सक्सेसफुल लोगों पे एक रिसर्च हुआ था, यहाँ पे ये पाया गया कि उनकी सक्सेस में आईक्यू का इम्पोर्टेंस था 20%, लेकिन ईक्यू का 80% योगदान था। मान लो तुम्हारा आईक्यू बहुत ज़्यादा है, तुम सक्सेसफुल हो गए, लेकिन फिर एक ब्रेकअप हो गया, एक कुछ हो गया, तुम इतना टूट गए कि तुम्हारा करियर, तुम जितना कमाए, जितना सक्सेस अचीव किए, सब कुछ टूट के बिखर गया। फिर कोई छोटा सा फेलियर आ गया और तुम गिव अप कर दिए, या फिर तुम्हारा रिलेशनशिप तुम सस्टेन नहीं कर पाए। आईक्यू तुम्हें जॉब दिला देगा, लेकिन तुम उस जॉब में दिन रात मेहनत करते रहे, बहुत सारा हार्डवर्क करते रहे, लेकिन तुम्हारा कोई प्रमोशन नहीं हो रहा है। और वही पे एक बंदा जिसका इमोशनल इंटेलिजेंस हाई है लेकिन आईक्यू कम है, वो वहाँ पे मेहनत भी कम कर रहा है। तुम 8 घंटा काम कर रहे हो, वो 4 घंटा काम कर रहा है, लेकिन उसका इमोशनल इंटेलिजेंस ज़्यादा है, वो लोगों को मैनेज करना जानता है, वो इसीलिए तुमसे जल्दी प्रमोशन पा लेगा, बॉस का करीबी रहेगा, सबका फेवरेट बन जाएगा, वो लोगों का दिल जीत लेगा, और वो तुमसे कम मेहनत करके अपने फैमिली को भी टाइम दे पाएगा, और जॉब में भी कम टाइम देगा, और मेहनत कम करके रिजल्ट ज़्यादा पाएगा वो अपना प्रोफेशनल लाइफ में। उसका प्रमोशन भी जल्दी होगा और उसका इनकम भी बढ़ेगा। दुनिया में जितना भी आउटस्टैंडिंग लीडर्स थे, है और रह चुके हैं, उन सब में हाई इमोशनल इंटेलिजेंस कॉमन है। इमोशन हर दिन लाइफ के हर एरिया में यूज होता है, चाहे वो बिजनेस में टीम को मैनेज करना हो, या फिर कस्टमर्स को समझना हो। कोई अगर टीचर है, उसे अगर अपना स्टूडेंट को समझना है, कोई अगर पेरेंट्स है या फिर कोई बनेगा, उसको अपना बच्चा को समझना है, या फिर कोई बच्चा अगर उसके पेरेंट को समझना चाहता है, कोई बॉस अपने एम्प्लॉयज़ को समझना चाहता है, कोई एम्प्लॉयज़ अपना बॉस को समझना चाहता है, अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहता है, रोड रेज फाइट ये सब अवॉइड करना चाहते हो, रिलेशनशिप में फाइट, हस्बैंड वाइफ में, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में ये सब फाइट अवॉइड करना चाहते हो, तुम्हें चाहे स्टॉक में ट्रेडिंग करना है, लाइफ में तुम कोई भी बड़ा डिसीजन लेने वाले हो, लाइफ में तुम्हें ज़्यादा डिसिप्लिन होना हो, ज़्यादा प्रोडक्टिव होना हो, ज़्यादा कंसिस्टेंट होना हो, छोटा से छोटा हैबिट का डिसीजन लेने से बड़ा लाइफ का डिसीजन लेने तक में हाई इमोशनल इंटेलिजेंस तुम्हारा मदद करेगा। स्पोर्ट्समैन से कोच तक कोई भी अगर अपना सोशल स्किल बढ़ना चाहता है, अपना लीडरशिप स्किल बढ़ना चाहता है, लोगों को इन्फ्लुएंस करना चाहता है, तो वहाँ पे इमोशनल इंटेलिजेंस जरूरी है। इमोशनल इंटेलिजेंस इंसानों में डीपर बॉन्ड्स बनाता है, डीपर कनेक्शन बनाता है। एक मैनेजर जिसका इमोशनल इंटेलिजेंस हाई है, वो अपना टीम को ज़्यादा अच्छे से मैनेज कर पाएगा, कोई भी टेंशन वाला सिचुएशन आराम से डिफ्यूज़ कर पाएगा, टीम वर्क अच्छा बना पाएगा। फ्रेंडशिप में तो दोस्तों के बीच में अंडरस्टैंडिंग डीपर होगी, मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से फ्रेंडशिप नहीं टूटेगी। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब हमेशा लोगों से अच्छा बनना नहीं, नाइस बनना नहीं। इसका मतलब कॉन्फ्लिक्ट को एक कंस्ट्रक्टिव मैटर में सॉल्व करना, कोई भी टफ कॉन्वर्सेशन एम्पैथी के साथ करना, कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन या फिर डिसएग्रीमेंट उसको हैंडल करना। यहाँ पे तुम अपना इमोशनल इंटेलिजेंस को प्रैक्टिस कर पाते हो। इमोशनल इंटेलिजेंस इतना इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन सबसे खास बात यह है कि ये तुम लेके पैदा नहीं होते, ये तुम लिटरली इतना इंपॉर्टेंट चीज़ तुम डेवलप कर सकते हो। आईक्यू की तरह नहीं है कि तुम लेके पैदा हो गए, तुम इसको डेवलप कर सकते हो। इट्स स्किल एंड इट कैन बी लर्न। ये स्किल तुम्हें दूसरों से बहुत आगे पहुंचा देगा। मान लो कोई जॉब में तुम मैनेजर हो, तुम्हें अपने एम्प्लॉयज़ का इमोशन, उनका सब कुछ पता है, तुम्हें पता है कौन एक्सट्रोवर्ट है, उसको क्या रोल देना है, उसको क्या काम देना है, उसको सेल्स का काम देना है, और कौन इंट्रोवर्ट है, उसको क्या काम देना है, उसको अकाउंटिंग का काम देना है, उसको दूसरा कुछ काम देना है, कुछ मैनेजमेंट का काम देना है, किसको कहाँ पे क्या काम देना है जिससे वो हाईएस्ट परफॉर्मेंस देगा। ये हर जगह तुम इंसान को समझ के प्रिडिक्ट कर सकते हो। बड़े बड़े कंपनीज के सीईओ के पास पर्सनल इमोशनल इंटेलिजेंस कोच होता है, जो उनके लाइफ के हर एरिया में इमोशनल इंटेलिजेंस को यूज़ करना सिखाते हैं, उसको इमोशन को मैनेज करना सिखाते हैं, ताकि बिजनेस ख़राब ना हो, रिलेशनशिप ख़राब ना हो। रिलेशनशिप में क्या होता है, वाइफ बोलती है कि मैं तो इसको पूछता हूँ कि टाइम पे खाना खाया नहीं, टाइम पे सोया है फिर नहीं, लेकिन ये फिर भी मेरा केयर का कोई वैल्यू नहीं करता, कोई इज्जत नहीं करता। और यहाँ पे हस्बैंड बोलता है मैं तो इसको इतना गिफ्ट देता हूँ, मैं तो इसको इतना खुश रखने की कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर भी इसको हमेशा परेशानी है मुझसे। बेसिकली दोनों एक दूसरे को समझते नहीं है। हस्बैंड को नहीं चाहिए कि तुम खाना खाया है फिर नहीं ये पूछो, उसके पर्पस, उसके इंटरेस्ट के बारे में बात करो ना। और वाइफ को नहीं चाहिए कि गिफ्ट ये वगैरह, उसको शायद तुम्हारा टाइम चाहिए। तो लाइफ के हर एरिया में ये सब चीज़ को हैंडल करने के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस ज़रूरी है। तुम्हारा इमोशनल इंटेलिजेंस होगा तो तुम इम्पल्सिव बाइंग करके अपना पैसा पे आग लगाने से बच जाओगे।
अपना मनी को सेव करके सही जगह पे इन्वेस्ट करके ग्रो कर पाओगे। तुम जंक फूड खा के अपना हेल्थ को बर्बाद नहीं करोगे, जिससे तुम्हारा कोई बीमारी आएगी और वो बीमारी तुम्हारा 1000 खर्चा करवाएगी। तुम्हारे रिलेशनशिप में इम्पल्सिव डिसीजन लेने से ब्रेकअप हो जाएगा, जिसके बाद तुम्हें डिवोर्स और एलिमनी देना पड़ेगा। इमोशनल इंटेलिजेंस मान लो दो आपस में दुश्मन देश, उनके बीच में समझौता करवा सकती है। दो आपस में दुश्मन व्यक्ति उनको एक साथ काम करवा सकती है। इट विल इंक्रीज योर लीडरशिप स्किल, टीम मैनेजमेंट एंड हेल्प यू टू मैनेज योर स्ट्रेस, एंगर, सैडनेस, जेलसी, एवरीथिंग। तो इमोशनल इंटेलिजेंस का बेनिफिट्स तुम्हें पता चला, और भी आगे बेनिफिट्स है जो तुम्हें पता चलेगा। एंड इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, इसको कैसे मैनेज करना है, इमोशनल इंटेलिजेंस कैसे बढ़ाना है यूजिंग न्यूरोसाइंस एंड वर्ल्ड्स बेस्ट फिलोसॉफी गीता एंड प्रैक्टिकल टिप्स, जो तुम्हें इस वीडियो में पता चलेगा। सो इफ़ यू मिस इवन 1 सेकंड यू विल रिग्रेट। तुम्हें पता नहीं होगा तुम 1 सेकंड में कितना बड़ा लाइफ चेंजिंग वैल्यू मिस कर सकते हो। यू जस्ट नीड लॉन्गर अटेंशन स्पैन टू मेक योर लाइफ बेटर। सो इमोशनल इंटेलिजेंस का डेफिनेशन क्या है? इमोशनल इंटेलिजेंस इज एबिलिटी to understand and manage emotions of ourselves and others in an effective way, and also expressing emotion and influencing others emotion। देखो, जानवर में भी इमोशन होता है और हम में भी इमोशन होता है, लेकिन फ़र्क ये है कि जानवर के साथ जो घट रहा है वो उस सिचुएशन के बारे में इमोशन फील करता है, लेकिन हम इतना एवॉल्व्ड गधे हैं जो चीज़ घटा भी नहीं है, हम उस चीज़ के बारे में सोच के इमोशंस फील कर सकते हैं। एक्सट्रीम इमोशंस, सैड, गुस्सा, एंगर, अपना ही दिमाग में कहानी बना के जो चीज़ घटा भी नहीं है, फिर घटने के चांस भी नहीं है, उसके बारे में ओवरथिंक करके उसके बारे में सोच के हम अपने अंदर स्ट्रॉन्ग इमोशंस पैदा कर सकते हैं। सो हमारा इमोशंस उनसे बहुत ज़्यादा खतरनाक है। इमोशन मतलब एनर्जी इन मोशन। हम सब देखो पहले जंगल में रहते थे, फिर हम लोग जंगल में सर्वाइव करने के लिए ग्रुप में आए, ठीक है, एक साथ रहने के लिए। अब ग्रुप में क्या होता है, हम लोगों से बात करते हैं, सो ये एक्सचेंज एनर्जी इन मोशन। अब वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होता है, एनवी होता है, जेलसी होता है, एंगर होता है, सैडनेस होता है, हैप्पीनेस होता है, लव होता है, लस्ट होता है, लेकिन क्यों हो रहा है, उसको कैसे मैनेज करना है, ये पता करना ही इमोशनल इंटेलिजेंस है। हम होमो सैपियंस ह्यूमंस एक सोशल एनिमल्स है, तो हम एक सोसाइटी में जीते हैं, हम एक समाज में जीते हैं, हम एक सोशल लाइफ में जीते हैं, तो वहाँ पे रिलेशनशिप बिल्ड करनी पड़ती है हमें। उम्र के साथ साथ पता चलता है कि हमारे आसपास का रिलेशनशिप हमारे लाइफ का क्वालिटी और हैप्पीनेस को बहुत हद तक इफेक्ट करता है। बहुत हद तक नहीं, मतलब सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है। मतलब मानो एक रिलेशनशिप खराब होना तुम्हारा मेंटल, फिजिकल, फाइनेंशियल, प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, करियर, हैप्पीनेस, हर चीज़ को इफेक्ट करेगा। और रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए क्या चाहिए? इमोशनल इंटेलिजेंस। मैं इस पे जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि पहले वाई जानना जरूरी है कि क्यों जानना है हमें। वाई जितना स्ट्रांग होगा तो हाउ उतना ईजी हो जाएगा। मैं तुम्हें कुछ सिनेरियोस देता हूँ, ठीक है। हम बाहर में सोच समझ के बात करते हैं, लेकिन घर में जो हमारे लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट लोग हैं, हमारे बुरे टाइम पे हमारा कुछ हेल्थ ख़राब हो गया, कुछ भी ख़राब हो गया, तो जिन लोगों की हमारा सबसे ज़रूरत है, हम उनके साथ सोच समझ के क्यों नहीं बोलते। हस्बैंड बाहर पे मान लो कुछ हुआ है, उसका एंगर, उसका गुस्सा वहाँ पे दिखा नहीं पाया क्योंकि वहाँ पे जॉब जा सकती है, वहाँ पे कुछ हो सकता है, लेकिन वो घर पे आया, घर में बीवी या फिर बच्चे पे दिखा दिया, फिर बीवी ने उसको साइलेंट ट्रीटमेंट दे दिया। हस्बैंड के अंदर भी इमोशनल इंटेलिजेंस होना चाहिए कि ये बाहर के चीज़ मुझे घर पे नहीं करना है, और बीवी को भी ये समझना चाहिए इससे मुझको अटैच नहीं होना है, क्योंकि ये मेरे पर गुस्सा नहीं है, ये बाहर पे किसी चीज़ के लिए फ्रस्ट्रेटेड है एंड वो चीज़ें वो कंट्रोल नहीं कर पाया, उसका ब्रेन शट ऑफ हो गया। वो इंटेंशन ही नहीं किया, लेकिन उसका अंदर से वो फ्रस्ट्रेशन निकल गया। ऐसे इमोशनल इंटेलिजेंस दो व्यक्ति में अंडरस्टैंडिंग बढ़ा देती है, तो कॉन्फ्लिक्ट्स कम होता है, और होता भी है तो सॉल्व हो जाता है। एक और सिनेरियो पकड़ लो, तुम एक बच्चा तुम्हें दिखा, तुम उस बच्चे को प्यार करने गए, लेकिन वो बच्चा उल्टा तुम्हें देख के गुस्सा हो गया या फिर डर गया और रोने लगा। ऐसा क्यों? तुम तो प्यार करने गए थे। कोई अगर तुम्हें प्यार करने आएगा तो तुम रोने तो ही लग जाओगे, लेकिन वो बच्चा क्यों रो रहा है? बेसिकली वो बच्चा के लिए तुम अनजान हो, एंड अनजान का वो थ्रेट हिसाब से देख रहा है, एंड वो बच्चा है, वो अपना डिफेंस के लिए तो डंडा उठा के मार तो नहीं सकता, तो बेचारा रो रहा है, रो के अपने माँ बाप को हेल्प मांग रहा है। अब तुम्हें उसको ये शो करना है कि नहीं मैं डेंजर नहीं हूँ, ऐसे बेबी से तुम्हारा कनेक्शन बढ़ जाएगा। इमोशनल इंटेलिजेंस पैसा से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम मटेरियलिस्टिक लाइफ में मान लो तुम्हें फाइनेंशियल फ्रीडम मिल गया और तुम्हें एलोन मस्क का गाड़ी, घर, संपत्ति सब कुछ दे दिया गया, लेकिन तुम रहोगे अपने दिमाग में ही। हम समझते हैं कि हम पहाड़ पे चले जाएंगे, हम पैसा कमा के घर बना लेंगे, सब कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। एक लेवल तक प्रॉब्लम सॉल्व होती है, फिजिकल लेवल की प्रॉब्लम, लेकिन एट द एंड तुम्हें अपना दिमाग में रहना है, तुम फिजिकल वर्ल्ड में नहीं,
अपने दिमाग में ज़्यादा रहते हैं। तो फिजिकल वर्ल्ड जितना इम्पोर्टेंट है उससे कई गुना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इंटरनल वर्ल्ड। रिलेशनशिप के मामले में भी इंसान लॉन्ग टर्म पार्टनर जब चूज़ करने जाता है तो वो एक इमोशनली इंटेलिजेंट पार्टनर ज़्यादा प्रेफर करता है। एक इमोशनली इंटेलिजेंट पेरेंट्स एक हेल्दी चाइल्ड को रेज करेगा। एक इमोशनली इंटेलिजेंट टीचर सारे स्टूडेंट का फेवरेट होगा। एक इमोशनली इंटेलिजेंट बॉस लीडर सारे फॉलोअर्स या फिर एम्प्लॉयज़ का फेवरेट होगा, उसके लिए काम करना चाहेगा लोग। तुम खुद इमोशनल इंटेलिजेंट होगे तो तुम अपने माँ बाप को करियर के लिए, शादी के लिए, हर चीज़ के लिए कन्विंस कर सकते हो। घर में, ऑफिस में, जॉब में, हर जगह एक हेल्दी इन्वायरमेंट रहेगा इंसान के लिए। लोगों को टॉक्सिक इन्वायरमेंट पे जीना नहीं पड़ेगा। तो सोचो लोगों का मेंटल हेल्थ कितना बढ़िया हो जाएगा, उनका लाइफ में ट्रॉमा कितना कम हो जाएगा। तो कमेंट करो तुम कितना इमोशनल इंटेलिजेंट हो एंड हाउ वेल यू मैनेज योर इमोशंस। अब थोड़ा न्यूरो साइंस समझते हैं। हमारा ब्रेन का फ्रंट वाला हिस्सा यहाँ पे होता है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो हमारा ब्रेन का डिसीजन मेकिंग सेंटर है, लाइक CEO, जो लॉजिकल डिसीजन लेता है, प्लानिंग करता है, इम्पल्स कंट्रोल करता है, सोचता है और हमें सही डायरेक्शन दिखाता है। हमारे लिए क्या सही है, क्या बेनिफिशियरी है, वो चूज़ करता है। लेकिन ये डेवलप हुआ कुछ साल पहले, कुछ हज़ार या फिर लाख साल पहले, जब हम जंगल से सोसाइटी बनाना स्टार्ट किए, तब ये ब्रेन डेवलप होना स्टार्ट हुआ। उससे पहले जंगलों में हम लाखों साल थे। लाखों सालों में हमारा जो ब्रेन सबसे पहले डेवलप हुआ, सबसे पुराना ब्रेन है, वो है हमारा एमिगडाला या फिर लिम्बिक सिस्टम। यहाँ से हमारा सारा इमोशंस आता है। ये है सारे प्रॉब्लम का जड़। तो ये नया नया है और ये पुराना है। तो ये जंगल वाला सिस्टम पे वर्क करता है। आसपास में थ्रेड दिखता है, तुरंत अलर्ट हो जाता है, तो तुरंत न्यूरोकेमिकल्स भेजता है एंड तुरंत इम्पल्सिव एक्ट करता है। क्योंकि ये जंगलों में डेवलप हुआ है ना, तो ये अभी भी उस हिसाब से चल रहा है। इमोशंस देता है तुम्हारा सेफ्टी के लिए, तुम्हारा बुराई के लिए नहीं। लेकिन जंगलों वाला काम ये सोसाइटी में करोगे तो यहाँ पे लीगल सिस्टम्स है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो सब चीज़ खराब कर सकती है। लेकिन ये तुम्हारा ब्रेन का 90% हिस्सा है, तो ये बेवकूफ़ है लेकिन बड़ा है। तो घर में बड़ों की बात चलती है, इसलिए तुम टू डू लिस्ट बना कभी कंप्लीट नहीं कर पाते। तुम डिसीजन लेते हो कि मैं काम करूँगा, तुम रेजोल्यूशन बनाते हो न्यू ईयर में, लेकिन तुम कंप्लीट नहीं कर पाते। थोड़े दिन बाद तुम गिव अप कर देते हो। इसलिए तुम बोलते हो कि कल से करूँगा। फिर जो बैड हैबिट्स है, जो तुम बोलते हो कि मैं आज कर लेता हूँ, कल से नहीं करूँगा, फिर तुम दूसरे दिन से करने लग जाते हो। इमोशनल ब्रेन तुम्हारा प्रोटेक्शन के लिए है कि जंगल में शेर आएगा तो तुम्हारे अंदर फियर आना ही चाहिए भाई, वरना तुम खड़े रहोगे और मरोगे क्या। फियर तुम्हारे अच्छे के लिए है। शेर आया, फियर आया, तुम्हें भागना चाहिए। तुम्हारा टेरिटरी पे कोई अटैक किया, तुम्हारे अंदर अगर एंगर जनरेट नहीं हुआ तो तुम खुद को प्रोटेक्ट नहीं करोगे ना, तो तुम मरोगे। तो तुम अपना फैमिली, अपना टेरिटरी सब कुछ खो दोगे। लेकिन ये सोसाइटी में हमें अपना प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को और ज़्यादा मजबूत करना होगा। एक्सट्रीम सिचुएशन पे ये लिम्बिक सिस्टम हमारा एक्टिव हो जाता है और हमारा पूरा सिस्टम को शट डाउन कर देता है और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स भी शट डाउन हो जाता है। तो ये अपने हिसाब से काम करता है। हमें उस सिचुएशन पे इसको कंट्रोल में रख के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को ऑन रखना होगा, तभी हम इमोशनल कंट्रोल कर सकते हैं। तो हम कितना भी लॉजिक देते हैं, हम डिसीजन इमोशन से लेते हैं। और एक खास बात ये है कि हम डिसीजन तो पहले ले लेते हैं, उसके बाद उसको लॉजिक से जस्टिफाई करते हैं। हम आईफोन पहले खरीद लेंगे स्टेटस के लिए, लोगों को दिखाने के लिए, लोगों से अटेंशन पाने के लिए, लेकिन बोलेंगे नहीं इसका प्राइवेसी और सिक्योरिटी ज़्यादा है, इसका क्वालिटी ज़्यादा है। मास्टरबेशन कर लेंगे, फिर उसको लॉजिक से जस्टिफाई करेंगे कि ये कैसे कैसे स्ट्रेस के लिए और ये चीज़ें के लिए हमारे शरीर के लिए यूज़फुल है। हम सिगरेट पियेंगे, फिर उसको कंपैरिजन करेंगे कैसे पॉल्यूशन से हमारा लंग्स तो ख़राब हो ही रहा है, तो और ख़राब करना चाहिए। हमें अपने टंग पे कंट्रोल नहीं है। हम टेस्ट के लिए नॉन वेजिटेरियन चीज़ खा रहे हैं, लेकिन उसको जस्टिफाई करेंगे कि पेड़ में भी तो प्राण होती है। हम डिसीजन इमोशन के बेस पे लेते हैं और उसको लॉजिक से भी जस्टिफाई करते हैं, चाहे वो टॉक्सिक रिलेशनशिप पे रहना हो और उसको फिर शायरी से, सैड सॉन्ग से जस्टिफाई करना हो। जो होता है ना ये शायर सिंप वगैरह, ये लोग तो वही करते हैं ना। इमोशन फील करना गलत नहीं है, ये अनरियलिस्टिक है कि इमोशन फील ही नहीं होगा। इमोशन फील करना चाहिए, लेकिन इमोशन के बेसिस पे डिसीजन लेना गलत है, क्योंकि उसके बाद हर बार तुम्हें गिल्ट और रिग्रेट ही होता है। हम ज़्यादातर लोग नेचुरल रिएक्शन देते हैं क्योंकि हम इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं है। हम एक इमोशनल ऑटो पायलट पे जीते हैं। गुस्सा आया चिल्ला दी, दुख आया जंक फूड खा लिया, कर लिया, नर्वस फील हुआ रिजल्ट नहीं दिखा तो गिव अप कर दिया, और थोड़ा सा मोमेंटरी प्लेजर के लिए इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाया और रिलेशनशिप में चीटिंग कर दिया और पूरा रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय कर दिया। जो रिलेशनशिप बिल्ड करने में उन्होंने शायद 5-10 साल लगाया था, लोग रिलेशनशिप में चीट कर देते हैं और फिर पूरा जिंदगी रिग्रेट करते हैं। 4 वेज ऑफ रिएक्शन, हम 4 वेज पे रिएक्ट करते हैं। एक तो होता है फिजिकल रिएक्शन, फिजिकली लड़ने मारपीट करने लग जाते हैं, मुंह से गाली देने लग जाते हैं। दूसरा है इंटेलेक्चुअल रिएक्शन, कि फिजिकली या फिर फाइनेंशियली तो मेरे से स्ट्रॉन्ग है तो इसको यहाँ पे तो बदला नहीं ले पाऊंगा, लेकिन इंटेलेक्चुअली मैं इसको हराऊंगा,
मैं इसको बदनाम करूँगा, मैं इसकी बदला लूँगा। 3 नंबर है इमोशनल रिएक्शन। वो खुद का और दूसरों का इमोशन को समझता है, फिर एम्पैथी दिखाता है और फिर एक सही रिएक्शन जिस पे उसका नुकसान ना हो या फिर किसी का नुकसान ना हो, वो वाला वो चूज़ करता है। और एक होता है स्पिरिचुअल रिएक्शन, जहाँ पे तुम्हें गुस्सा उतना फील ही नहीं होता है, तुम्हें उस इमोशन पे पूरा कंट्रोल रहता है, होता है स्पिरिचुअल रिएक्शन। नेक्स्ट पॉइंट, साइकोलॉजिकल नीड्स। जैसे रोटी कपड़ा मकान हमारा फिजिकल नीड्स होता है, वैसे ही रिलेशनशिप ये हमारा साइकोलॉजिकल नीड होता है, जहाँ पे इमोशंस मेन पार्ट है। इफ़ यू वांट ए फुलफिलिंग लाइफ, जहाँ पे तुम किसी पे अचानक चीटिंग ना कर बैठो, जहाँ पे तुम अचानक गुस्से में बहुत बार नुकसान ना कर बैठो, जहाँ पे तुम अपना कैरियर ख़त्म ना कर बैठो या फिर रोड रेज पे इन्वॉल्व हो गया अपना ज़िंदगी ख़त्म ना कर बैठो, या फिर अपना मनी को ख़त्म ना कर बैठो, अपना हेल्थ को ख़त्म ना कर बैठो इमोशन के बेसिस पे, तो तुम्हें ह्यूमंस का 9 एसेंशियल इमोशनल नीड्स को समझना होगा। हमारा एक सिक्योरिटी और सेफ्टी का नीड है। हमें एक एनवायरनमेंट और इंसान ऐसा चाहिए जहाँ पे हम सेफ फील कर सके, जहाँ पे हम बिना कोई जजमेंट के, बिना कुछ के रह सके, बिना कोई जजमेंट के, बिना कुछ के कुछ भी शेयर कर सके। सिक्योरिटी एक बड़ा नीड है। तुम्हारे घर के सामने अगर गोली चल रही हो, अगर कोई दंगा लग गया हो, तो तुम सबसे पहले अपना घर बंद करोगे, तो तुम दुनिया में क्रांति लाने नहीं जाओगे। सबसे पहले तुम अपना घर बंद करोगे और अपने आप को सिक्योर करोगे। ये तुम्हारा सिक्योरिटी नीड है। सिक्योरिटी के बाद आता है अटेंशन। हमें अटेंशन चाहिए। बिलियनर्स पैसा कमाने के बाद भी इसलिए वीडियोस बना रहा है ना, क्योंकि उनको अटेंशन चाहिए। पहले अगर लोग न्यूडिटी दिखाता है समाज में खुलेआम, तो उसे सेम किया जाता था, और अभी अटेंशन के लिए वो वही चीज़ कर रहा है इंस्टाग्राम पे, क्योंकि उसको इंस्टाग्राम पे वो करके कम मेहनत पे फ्री में अटेंशन मिल रहा है। वो अटेंशन के नीड फुलफिल करने के लिए, क्योंकि उसको अटेंशन नहीं मिला जीवन में, तो उस अटेंशन की नीड को फुलफिल करने के लिए वो अपना शर्म को भी बेचने के लिए तैयार है। सोचो उससे उसका रिलेशनशिप में क्या इफेक्ट पड़ेगा, उससे उसकी बच्चों पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। क्या उसकी बच्चे अपने माँ के लिए प्राउड फील कर पाएंगे? एंड ये करके वो कैसे लोग अट्रैक्ट कर रहे हैं, कैसे ऑडियंस अट्रैक्ट कर रहे हैं, लस्टफुल, जो उसकी बॉडी के लिए उसको फॉलो कर रहा है। सोचो कितना गिरी हुई चीज़ है। और आजकल तो लड़के भी करने लगे, जिसके कमेंट में देखना लड़कियां भी सिंपिंग करता है। सेम है, जैसे फोफिया अंसारी जैसे लड़कियों की कमेंट में लो वैल्यू चीप लड़के सिंपिंग करता है, वैसे ही ऐसे लड़कों के कमेंट में सो कॉल्ड फिल्टर लगा के और कैमरा में वो लगा के बैकग्राउंड सॉन्ग लगा के छक्कों के से डांस करता है, जिसको कंटेंट नहीं बोलते, समाज में कोई वैल्यू नहीं बोलते। वहाँ पे वो भी कोई हाई क्वालिटी लोग नहीं अट्रैक्ट कर रहे हैं, कमेंट में वही लो वैल्यू लड़कियों को अट्रैक्ट कर रहा है। खैर, 3 नंबर नीड, कंट्रोल या फिर अथॉरिटी। हमें चाहिए कि चीज़ें हमारे हिसाब से हो, मेरा दोस्त, मेरा पार्टनर, सब मेरे हिसाब से चले। हमारे अंदर कंट्रोल करने का भी नीड होता है, दूसरे मेरे हिसाब से चले। वो ये कपड़े पहने, वो ये काम ना करे, इसके साथ ना मिले, यहाँ पे ना जाए, वो मतलब ये एक इमोशनल नीड बता रहा हूँ। मैं नहीं बोल रहा कि गलत है। अगर मेरे परिवार का कोई इंसान गलत इंसान से मिल रहा है तो मैं भी उसको रोकूंगा, है ना। कंट्रोल जरूरी है। इंसान उसी को करता है जिससे वो अटैच होता है, ताकि वो छूट ना जाए। तो ये एक नीड है हमारा, कंट्रोल। फिर आता है मीनिंग या फिर पर्पस। इंसान लाइफ में मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भागता है, फिर वो खोखला फील करता है, फिर वो सोचता है कि मेरी ज़िंदगी में कुछ पर्पस तो हो। और जब इंसान के अंदर एक मीनिंगफुल पर्पस रहता है, उसका लाइफ का क्वालिटी और अच्छी होती है, वो ज़्यादा दिन तक जीता है। प्राइवेसी, इंसान सब कुछ हमेशा सबसे शेयर नहीं करता है, कुछ उसके पास डार्क साइड होता है जो वो बस अपने तक ही रखता है। इंटीमेसी, फिजिकल इंटीमेसी एंड इमोशनल इंटीमेसी, मतलब जहाँ पे तुम बिना जजमेंट के कोई भी शेयर कर सकते हो। स्टेटस, गाड़ी खरीदना, आईफोन खरीदना, और कहीं पे वैकेशन पे जाने के बाद, कोई भी चीज़ करने के बाद इंस्टा पे स्टेटस डालना, शो ऑफ करना। लोग अपने शौक के लिए नहीं करते, लोगों को दिखाने के लिए करते हैं, लोग स्टेटस के लिए करते हैं। साइंटिस्ट जो आविष्कार करता है कम पैसा मिलते हुए भी, वो स्टेटस के लिए करता है कि मैं ऐसा कोई काम करके जाऊँ कि मेरे जाने के बाद मेरा नाम हो इस चीज़ के साथ, कि ये चीज़ मैंने आविष्कार किया है। मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ स्टेटस के लिए। स्टेटस हमारा एक नीड है। अचीवमेंट हमारा नीड है। तुम 25 साल के हुए और तुम कुछ उखाड़े नहीं जीवन में, अगर अचीव नहीं करोगे तो तुम डिप्रेस फील करोगे। इसीलिए ओलंपिक में ट्रॉफी, स्कूल में ट्रॉफी, कॉलेज में ट्रॉफी, ऑफिस में ट्रॉफी, जॉब में ट्रॉफी, सब कुछ एक अचीवमेंट, एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो अचीवमेंट के लिए इंसान अपना हैप्पीनेस, पर्सनल सब कुछ, लाइफ, रिलेशनशिप सेक्रीफाइस कर सकता है। वैलिडेशन स्टेटस मतलब मैं जिस वे में दिखता हूँ, मैं जो कपड़ा पहन रहा हूँ, मैं जो खाना खा रहा हूँ, मैं जो गाड़ी चला रहा हूँ, वो सोसाइटी में लोग उसके बारे में क्या सोचता है,
ये नहीं कि मैं उसके बारे में क्या फील करता हूँ, उसके बारे में मेरा फीलिंग डिपेंड करता है सोसाइटी में उसके बारे में लोग क्या सोचता है, लोग उसको वैलिडेट करता है या फिर नहीं। लोगों की वैलिडेशन पे तुम्हारा लुक से कपड़ा से रिलेशनशिप करियर सब कुछ डिपेंड करता है। सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, आई बिलोंग फ्रॉम दिस कम्युनिटी, आई बिलोंग फ्रॉम दिस कंट्री, आई बिलोंग फ्रॉम दिस कास्ट, फिर आई बिलोंग टू दिस पर्सन। एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, एक फैमिली, एक सोशल सपोर्ट हमारे लिए ज़रूरी होता है। ये हम बाहर कहीं जाए तो हमें पता है कि ये एक फैमिली है जहाँ पे मुझे वापस लौट के जाना है, क्योंकि मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ। और तुम्हारे सोशल सपोर्ट जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा है। हम क्या करते हैं, हमें बॉलीवुड ने क्या सिखाया है एक ब्रेनवॉश करके कि एक इंसान पे डिपेंड हो जाओ, तू ही तो खुदा मेरी, तू तो जन्नत में, तो ये वो, ये सबसे घटिया चीज़ है। जो ये अरिजीत सिंह और सारे ये सैड सॉन्ग वाले सिम्स होते हैं और शायर होते हैं, ये हमारा दिमाग और मेंटल हेल्थ को सबसे खराब बनाता है, वीक कर देता है। ये तुम्हारा ब्रेन को कितना अनरियलिस्टिक और इमेजिनरी डैमेज कर देता है, तुम्हें भी नहीं पता होगा। मतलब एक इंसान तुम्हारा सारा इमोशनल नीड फुलफिल नहीं कर सकता, उसका जिम्मेदारी वो नहीं लेके बैठा हुआ है। तुम्हें हर एक नीड के लिए अलग अलग इंसान चाहिए होगा। शायद एक इंसान से 3-4 नीड पूरा होगा, एक इंसान से 2 नीड पूरा होगा, एक इंसान से 1 नीड पूरा होगा। लेकिन तुम अगर एक जगह पे डिपेंड हो गए, मान लो तुम 30 साल तक जॉब किए, मेहनत किए, पैसा कमाए और सारे पैसा एक जगह पे एक बैंक पे रखे और वो बैंक पे चोरी हो गया, तुम्हारा सारा पैसा चला गया, तुम एक दिन पे तुम्हारा इतना साल का मेहनत खत्म, तुम करोड़पति से एकदम भिखारी बन गए अपने बुढ़ापे में। सोचो तुम्हें क्या फील होगा। वैसे ही होता है जब तुम अपना सारा इमोशन एक इंसान पे डिपेंड हो जाते हो, एक इंसान पे इन्वेस्ट कर देते हो। वो इंसान जब छोड़ के चला जाता है, तो ही तो खुदा मेरी, तो जन्नत मेरी, वो इंसान छोड़ के चला जाएगा तो वैसे ही रोते रहोगे, मूव ऑन नहीं कर पाओगे, अपना करियर, फाइनेंस, हेल्थ, सब वेल्थ सब कुछ बर्बाद कर दोगे। और इसमें ये सॉन्ग्स का बहुत बड़ा हाथ है, सॉन्ग्स और ये शायरी वालों का बहुत बड़ा हाथ है। इसको तो बैन कर देना चाहिए। मतलब हमारा कॉन्शियसनेस और एनर्जी लेवल को बहुत लो पे लेके चला जाता है ये चीज़। अब तुम सुनोगे नहीं, साला रील पे आ जाएगा ऑटोमेटिक, कितना ब्लॉक करोगे, ट्रेंडिंग पे जाएगा, लोगों को वही देखना है, सैड होना है बैठ के, है ना। मतलब सेम ही है, तुम अगर एक ही इंसान पे सब कुछ इन्वेस्ट कर दिया और वो तुम्हें छोड़ के चला जाएगा तो तुम तो एकदम टूट जाओगे। तुम फिर वो इंसान पूरा जेंडर के बारे में नेगेटिव हो जाता है कि सारे लड़कियां खराब है, सारे लड़के खराब होते हैं। वो इतना नेगेटिव हो जाता है कि वो बाद में रिलेशनशिप और बिल्ड ही नहीं कर पाता, वो मूव ऑन भी नहीं कर पाता है। तो हमें एक सोशल सपोर्ट चाहिए होता है जिसके साथ हम अच्छा बुरा दोनों चीज़ें शेयर कर पाए। अच्छा शेयर करेंगे तो वो बढ़ेगा, दुख शेयर करेंगे तो कम होगा। तुम्हारे पास वो सोशल वेल्थ नहीं होगा तो तुम सब कुछ अचीव करके भी दुखी रहोगे, क्योंकि कोई शेयर करने वाला नहीं है। अब इमोशनली इंटेलिजेंट बनने के लिए तुम्हें बस 4 स्टेप फॉलो करना है। फर्स्ट स्टेप सेल्फ अवेयरनेस, सेकेंड सेल्फ रेगुलेशन, थर्ड सोशल अवेयरनेस, फोर्थ रिलेशनशिप मैनेजमेंट। अब तुम्हें मैं एक एक पार्ट की इम्पोर्टेंस और कैसे करना होता है वो तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ, दिल थाम के बैठो। तो सेल्फ अवेयरनेस क्यों जरूरी है? यू कांट चेंज समथिंग विच यू आर नॉट अवेयर ऑफ। आजकल ज़्यादातर लोग खाते खाते फ़ोन चलाते हैं, सोते सोते फ़ोन चलाते हैं, उठते बैठते ट्रम में, ट्रक में, हर टाइम इंसान फ़ोन में बिजी है। फ़ोन चलाते जाते फ़ोन इंसान की सबसे क्लोज पर्सन बन चुका है। ना कोई इंसान, ना कोई भगवान, वो पूरा दिन फ़ोन के साथ रहता है, उसका अटैचमेंट फ़ोन के साथ है। फ़ोन अगर 5 मिनट भी ना दिखे तो पागल हो जाएगा, क्योंकि वो 24 घंटा फ़ोन चला रहा है। कोई भी काम करते करते फ़ोन चला रहा है, जिम कर रहा है वहाँ पे भी फ़ोन यूज़ कर रहा है, नहाते सोते हर टाइम कोई कौन सा काम करते तुम फ़ोन के बिना, नहाना हगना वो भी लोग यूज़ कर रहा है। पूरा दिन अगर इंसान एक हाथ में फ़ोन, पूरा टेंशन फ़ोन में, और इधर अनकॉन्शियस होकर काम करता रहे, तो वो उसको इतना प्रैक्टिस हो गया कि उसका अवेयरनेस ही चली गई है। मतलब एक्सेसिव यूज ऑफ सोशल मीडिया टेक अवे योर अवेयरनेस। सोशल मीडिया के लिए यू आर अनअवेयर ऑफ योर माइंड, योर इमोशंस, योर इन्वायरमेंट। कहीं घूमने जा रहे हो वहाँ पे भी फ़ोन चला रहे हो, दोस्तों के साथ मिल रहा है वहाँ पे भी फ़ोन चला रहा है। यू आर नॉट इन प्रेजेंट मोमेंट, यू आर ऑलवेज इन फोन। तो इंसान एक अनकॉन्शियस रोबोट और ज़ॉम्बी बन चुका है। दे आर अनअवेयर ऑफ देयर हैबिट्स, देयर लाइफस्टाइल, देयर इमोशंस, what they are feeling, what others feeling, unaware of their actions, reactions and how it is affecting others। तुम्हें इसके लिए क्या करना होगा? तुम्हें मेडिटेशन करना है, तुम्हें माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करना है। दिन में आध घंटे नहीं, हर टाइम हर काम करते हुए माइंडफुल रहना पड़ेगा तुम्हें। जैसे इतने सारे सोशल मीडिया चलाते चलाते तुम्हारा ब्रेन बंद हो चुका है, तुम अनअवेयर बन चुके हो, तुम अनकॉन्शियस लिविंग बीइंग बन चुके हो एक जानवर की तरह। वैसे ही तुम्हें माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करते करते तुम एक कॉन्शियस लिविंग बीइंग यानी एक असली ह्यूमन, यानी एक हाई क्वालिटी ह्यूमन बन पाओगे। तुम दिन में जितना ऐसे माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करते रहोगे तो माइंडफुल रहना तुम्हारी आदत बन जाएगी।
और जब एक्सट्रीम इमोशन आएगा ना उस सिचुएशन पे भी तुम माइंडफुल रहोगे, क्योंकि वो तुम्हारा प्रैक्टिस है। तो तुम अपने रिएक्शन और उसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में माइंडफुल और अवेयर रहोगे। और तुम्हें उस एक्सट्रीम इमोशन के मोमेंट पे माइंडफुल होने के लिए एक चीज़ मदद करेगी, वो है डीप ब्रीथ। देखो तुम्हारा हार्ट पंप हो रहा है और किडनी बॉडी को क्लीन कर रहा है, लीवर बॉडी में खाना पचा रहा है, ब्लड बह रहा है, सारे ऑर्गन्स अपना काम कर रहा है, जिसको तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल कर रहा है, जिसमें तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं है। एक चीज़ है जो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड भी कंट्रोल करता है, लेकिन उस पर तुम्हारा कॉन्शियस माइंड का भी कंट्रोल है, वह है तुम्हारा ब्रीथ। एकमात्र ब्रीदिंग में ही तुम्हारा सबकॉन्शियस और कॉन्शियस दोनों माइंड का कंट्रोल है। इसीलिए स्ट्रॉन्ग इमोशन का टाइम टेक पॉज, डीप ब्रीथ एंड तुम्हें उस सिचुएशन से उस टाइम के लिए खुद को अलग कर देना है कि मैं अभी इमोशनल ब्रेन से रिएक्ट नहीं करूँगा, मैं रिएक्ट करूँगा तो लॉजिकल ब्रेन में ओपन होना चाहिए। तो डीप ब्रीदिंग तुम्हारा ब्रेन की नर्वस सिस्टम को काम करता है, शांत करता है और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स पे तुम्हारा ध्यान जाता है धीरे धीरे। तुम इसको डेली जितना प्रैक्टिस करोगे एक्सट्रीम मूवमेंट पे, तब तुम इसको और अच्छे से कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारा ऑलरेडी प्रैक्टिस है। तुम फील्ड के बाहर जितना प्रैक्टिस करोगे फील्ड में उतना ही अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस का गेम है, इमोशनल इंटेलिजेंस सीखा जाता है। स्टेप नंबर 2, अपने पॉकेट में एक स्मॉल जर्नल रखना। तो तुम्हारा इमोशनल अवेयरनेस और बढ़ाएगा कि कौन सा सिचुएशन पे किस चीज़ से तुम ट्रिगर होके क्या स्ट्रॉन्ग इमोशन फील करते हो, क्या चीज़ें तुम रेगुलरली एंगर फील कराता है, उसको क्या ट्रिगर करता है, क्या चीज़ें तुम्हें लस्ट फील कराता है, क्या चीज़ें तुम्हें सैड फील कराता है, क्या चीज़ें तुम्हें जेलसी फील कराता है, क्या तुम्हें एनवी फील कराता है, क्या तुम्हें हैप्पी फील कराता है। तुम्हारे पास वो जर्नल होगा, तो जब भी तुम्हें उस ट्रिगर के बारे में पता रहेगा और फ्यूचर में जब भी वो ट्रिगर तुम्हारे सामने फिर से होगा, तुम्हारा ब्रेन पहले से पहचान लेगा अच्छा अभी ये होने वाला है, अभी ये करेगा, अभी मुझे गुस्सा आएगा। तो तुम्हें गुस्सा कम आएगा, फिर नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ऑन रहेगा। क्योंकि पास्ट में भी ये चीज़ें हो चुका है, लेकिन तुम अभी पहले जैसे अनअवेयर नहीं हो, तुम अभी अवेयर हो तो तुम पहचान लोगे ये ट्रिगर है, जो ट्रिगर पहले भी हुआ था, अभी मेरा रिएक्शन ये आने वाला है और ये रिएक्शन के बाद कॉन्सिक्वेंसेस ये होगा। तो उस टाइम पे तुम्हें अपने को कंट्रोल करना और इजी हो जाएगा, क्योंकि तुम हाई लेवल पे सेल्फ अवेयर हो। सो माइंडफुलनेस एंड स्मॉल जर्नल, ये 2 एक्शनेबल स्टेप्स है जो तुम्हें अप्लाई करना है। देन तुम्हारे सामने पूरा मैप होगा कि व्हिच इमोशन ट्रिगरिंग व्हिच बिहेवियर, यू नो द ट्रिगर्स बिफोर दे कमिंग। तुम्हारा फीलिंग कैसे किसी इंसान के बारे में ओवरथिंक करके एक परसेप्शन क्रिएट करता है जो तुम्हारा रियलिटी को इफेक्ट करता है। मान लो आज स्कूल में तुम्हारा दिन खराब गया, ऑफिस में तुम्हारा दिन खराब गया, तुम्हारा दिन हेक्टिक गया है, घर में तुम छोटी सी बात पे चिड़चिड़ा जाओगे, गुस्सा हो जाओगे, लेकिन अभी तुम सेल्फ अवेयर हो, तुम्हें पता है कि अच्छा गुस्सा मेरी घर वालों की बातों से नहीं बल्कि मेरा आज दिन खराब था ऑफिस में उस वजह से हो रहा है। अवेयरनेस का सेकेंड स्टेप है नेम द इमोशन, और नाम देने के लिए तुम्हें नाम जानना भी जरूरी है। तुम्हें अगर बस 2-3 इमोशन का ही नाम पता है, हैप्पी, सैड और एंग्री, देन हाउ कैन यू डिफरेंशिएट एंड नेम। एंड इफ यू डोंट नो द नेम, तुम्हें अगर बीमारी का नाम ही नहीं पता होगा तो तुम बीमारी के लिए दवाई कैसे खोजोगे। तुम किसी के बंदी को देख के जेलस फील कर रहे हो, लेकिन तुम बोल लो कि मैं सैड फील कर रहा हूँ, मैं इरिटेशन हो रही है, तुम फ्रस्ट्रेटेड हो, उसका इलाज अलग है। लेकिन तुम बोलो कि मैं एंग्री हूँ, एंग्री का इलाज अलग है, एंग्री का सॉल्यूशन अलग है, इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन का सॉल्यूशन अलग है, एंग्शियस होना उसका सॉल्यूशन अलग है। तुम जो जर्नल पे लिखोगे तुम्हें क्या लिखना होगा, नेम द फीलिंग, एंग्शियस फील कर रहा हूँ बिकॉज आई एम वरिंग अबाउट द फ्यूचर। ओके, सो मुझे फ्यूचर के बारे में ज़्यादा ओवरथिंक नहीं करना है। प्रॉब्लम सॉल्व। व्हाट आई एम फीलिंग, इरिटेशन, व्हाई आई एम फीलिंग दैट, रीज़न क्या है, बिकॉज समवन सेइंग दैट, क्या वो कुछ गलत बोल रहा है या फिर मैं किसी और चीज़ के लिए इरिटेटेड हूँ, मैं उसको दिखा। अलग अलग इमोशन को टैकल करने का उपाय अलग अलग है, मगर बीमारी का एग्जैक्ट नाम नहीं पता होगा ना तो तुम बीमारी का इलाज और करेक्ट दवाई नहीं ढूंढ पाओगे। व्हेनेवर वी फील एनी एक्सट्रीम स्ट्रॉन्ग इमोशन, चाहे वो कोई रोड रेज के टाइम पे फाइट हो या फिर किसी लड़की को अप्रोच करने जाना हो या फिर स्टेज पे पहली बार चढ़ना हो, तुम्हें उस एग्जैक्ट इमोशन की नाम पता करना होगा और उसको एक्सेप्ट करना होगा। मैं अभी एंग्शियस फील कर रहा हूँ, तुम्हें इमोशन को सप्रेस नहीं करना है, इग्नोर नहीं करना है, एक्सेप्ट करना है। अवेयर रहना और उसका नाम देना ही उसका पावर को कम कर देता है। तुम अवेयर हो, तुम डिनाइल मोड पे नहीं हो कि मैं अभी सैड फील कर रहा हूँ क्योंकि उसने मेरे साथ ऐसा किया है, कि मैं अभी एंग्री फील कर रहा हूँ क्योंकि मैं ऐसा चाहता था, उसका ऑपोजिट हुआ। तुम्हें समझना होगा क्या वही रीज़न है जो मैं सोच रहा हूँ या फिर इसके पीछे और कोई रीज़न है। मान लो तुम्हारा पेरेंट्स तुम्हें कुछ आगे पूछ रहा है और तुम चिड़चिड़ा गए, तुम इरिटेट हो गए, तुम सोच रहे हो कि मेरा पेरेंट मुझे ऐसा बोल रहा है इसमें इरिटेट हो रहा हूँ, लेकिन असली में शायद तुम्हारा गर्लफ्रेंड के साथ तुम्हारा झगड़ा हो गया होगा, शायद तुम कोई गेम खेल रहे हो और वहाँ पे तुम अच्छे से खेल नहीं पाए, बाहर का किसी का गुस्सा होगा, कॉलेज में ऑफिस में किसी के साथ लड़ाई हो गया होगा, उसका गुस्सा होगा, टीचर ने तुम्हें कुछ बोला होगा, बॉस ने तुम्हें कुछ बोला होगा,
जिसका फ्रस्ट्रेशन उसको निकाल नहीं पाए, तुम कहाँ पे निकाल रहे हो? घर पे। जो इंसान तुम्हारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, तुम्हारा कुछ हो गया तो जो रोएगा, तुम्हारा अगर तबीयत खराब हो गया जो तुम्हारे लिए दवाई लाएगा, तुम्हारा केयर करेगा, तुम उसको हर्ट कर रहे हो किसी बाहर के लोगों के वजह से। बिकॉज इट्स सेफ टू हर्ट देम, क्योंकि वो सह लेंगे, उन्होंने बाउंड्री क्रिएट नहीं किया है, उनका भी गलती है। लेकिन तुम्हें इमोशनल इंटेलिजेंट बनना है, तो तुम्हें रूट कॉज और उसका पैटर्न पता चलेगा, क्योंकि तुम सेल्फ अवेयर हो, तो तुम आसानी से खुद को कंट्रोल कर पाओ। तो द क्वेश्चंस यू नीड टू आस्क, मैं क्या इमोशन फील कर रहा हूँ और मैं ये इमोशंस क्यों फील कर रहा हूँ? ये वही इमोशन है जो मैं सोच रहा हूँ या फिर कुछ अलग इमोशन है? क्या इसके पीछे का रूट कॉज और रूट रीज़न वही है जो मैं सोच रहा हूँ या फिर कुछ और रीज़न है? किसने या फिर किस घटना ने ट्रिगर किया? इसके पीछे मेरा कोई रॉन्ग बिलीफ या फिर अनफुलफिल्ड नीड्स तो नहीं है? क्या ये थॉट और मैं जो रिएक्शन देने की सोच रहा हूँ वो मेरे लिए हेल्पफुल होगा या फिर नुकसानदायक लॉन्ग टर्म में? ये थॉट फैक्ट्स के बेसिस पे है या फिर एजम्पशन है मेरी? क्या इस घटना को देखने की कोई और पर्सपेक्टिव हो सकता है? इसके अपोजिट भी कुछ है जो ट्रू हो सकता है और मैं एजम कर रहा हूँ अपने दिमाग में? मुझे एक्चुअली फैक्ट क्या है वो पता करना है। मेरे अंदर ये अनवांटेड थॉट्स आ कहाँ से रहा है? क्योंकि तुम्हारा थॉट ही तुम्हारी लाइफ को कंट्रोल करेगा, तो यू शुड बी अवेयर ऑफ योर थॉट, तभी तुम कंट्रोल अपने हाथ पे ले पाओगे। कोई भी इमोशनल डिसीजन लेने से पहले मैं किसकी इन्फ्लुएंस में ये ले रहा हूँ? क्या ये मेरा ही डिसीजन है? क्या मैं ट्रूली करना चाहता हूँ या फिर किसी ने सोशल मीडिया पे बता दिया है? वो पड़ोसी हो, रिश्तेदार हो, पेरेंट्स हो या फिर सोशल मीडिया पे कोई हो, उससे इन्फ्लुएंस होकर मैं ये डिसीजन ले रहा हूँ क्योंकि उसने सिखाया है कि इस सिचुएशन पे तो ऐसे ही रिएक्ट करना होता है। तुम्हारा थॉट उससे बनता है जिसको तुम अटेंशन देते हो। अटेंशन क्रिएट्स योर रियलिटी। तुम्हारा अटेंशन तुमको सोशल मीडिया, रील्स, ये सब जिसको दोगे तो 5 साल बाद तुम्हारा रियलिटी होगा थका हुआ, डिप्रेस्ड, सैड, कुछ करने की मन नहीं कर रहा है, कोई एम्बिशन नहीं है, फेलियर, ब्रेन वॉश्ड, कॉप्स, पॉन, ये सब चीज़ को अपना अटेंशन दोगे तो तुम्हारा बैड सेक्सुअल लाइफ, सिगरेट, जंक फूड, ये सब चीज़ को तुम अटेंशन दोगे तो रियलिटी क्या होगा तुम्हारा 5 साल बाद? फैट, अनहेल्दी, बीमारी में भरा हुआ। रील्स और एंटरटेनमेंट वीडियोस को अपना अटेंशन दोगे तो अनसक्सेसफुल, सैड, डिप्रेस्ड, होपलेस, ये होगा तुम्हारी रियलिटी 5 साल बाद। तो तुम जहाँ पे अटेंशन दे रहे हो वो तुम्हारा रियलिटी क्रिएट करता है। तो तुम्हें देखना होगा कि क्या इमोशन, क्या चीज़ें मेरी अटेंशन इन खराब चीज़ों में लेके जा रही है। क्या वो बोर्डम है? क्या स्ट्रेस है? क्या इमोशन मैं फील कर रहा हूँ जिसको एस्केप करने के लिए मैं इस खराब वेज को चूज़ कर रहा हूँ? मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, क्या मैं सच में करना चाहता हूँ या फिर मुझे रील्स में दिखा कि हवाबाजी होगी, बस 4 काले गाड़ी होंगे, गाड़ी में बैज होगा और दबदबा होगा, रोला जमेगा, 4-5 बॉडीगार्ड रहेगा, रील बनेगी। मुझे बिजनेस क्यों करना है? मुझे भी ईमान गाजी का कैंडिडेट का रील बनाना है सुपर कार में बैठ के। ये तुम्हारा मोटिवेशन है कि मुझे भी ऐसे रील रिक्रिएट करना है, इसीलिए मुझे अमीर होना है। तो मैं बोर्ड था, होपलेस था, कहीं से कुछ देख लिया और मेरा करने की मन कर रहा है। फिर मैं डायरेक्शन लेस था, किसी ने आके बोल दिया, रिलेटिव्स ने, कि मेरा बेटा तो ये किया, तुम्हारे बेटा को भी ये करवाओ, तो मैं भी तैयारी करने लग गया। वो बस एक साइड का पिक्चर दिखाएंगे, रियलिटी छुपा के, एक साइड छुपा के, कि असली जिम्मेदारी क्या होता है, वो करने के लिए क्या क्या जिम्मेदारी उठाना पड़ेगा, क्या क्या चीज़ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, वो तुम नहीं बताएंगे। कि IAS बनेगा तो तुम्हारे पास कितने जिम्मेदारी होगा, कितने कुछ होगा, या फिर कोई बिजनेस करेगा तो तेरे कितने एम्प्लॉयज़ होंगे, उनके लाइफ तेरे बिजनेस पे डिपेंड करेगा, उसका सेल्स, मार्केटिंग, टैक्स, कितना चीज़ें तुझे मैनेज करना पड़ेगा, कितना स्ट्रेस होगा। ये अगर बता दिया तो आधे लोगों का पैसा वहीं पे मर जाता। ये जानने के बाद भी जिसका पैसा रहेगा उसका सही में पैसा है, उसको करना चाहिए। तो तुम किस वजह से, कौन से सिचुएशन पे कैसे रिएक्ट करते हो, इस पर तुम्हारा सेल्फ अवेयरनेस और कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। तुम्हारा इमोशन और रिएक्शन के बीच में गैप कितना बड़ा है और तुम कितना कॉन्शियसली अच्छे तरीके से इफेक्टिवली हेल्दी वे में रिएक्ट या फिर रिस्पॉन्स करते हो, इससे तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होता, वो तुम्हारा मैच्योरिटी डिसाइड करता है। ज़्यादातर लोग इम्पल्सिव रिएक्शन कर देता है। सैड फील हो रहा है, बोर फील हो रहा है, मिठाई खा लो, जंक फूड खा लो, चॉकलेट खा लो, शुगर चीज़ खा लो। स्ट्रेस हो रहा है, हिला लो। फ्रस्ट्रेशन फील हो रहा है, किसी पे चिल्ला दो, गाली दे दो। गुस्सा फील हो रहा है, मार दो, हाथ उठा दो। क्या उसका कॉन्सिक्वेंसेस भोगने के लिए तैयार हो? इम्पल्स और एक्शन के बीच में गैप जितना ज़्यादा होती है उतना ज़्यादा मैच्योर होते हो तुम। इसलिए पता है कंपनी ना रात में ज़्यादा ऐड चलाती है, क्योंकि रात में लोग ज़्यादा सैड, बोर, डिप्रेस्ड होते हैं पूरा दिन के काम करने के बाद। इसलिए उस इमोशन से एस्केप करने के लिए रात में वो लोग कोई इम्पल्सिव बाइंग, इम्पल्सिव डिसीजन ले लेगा, तो इसीलिए वो लोग रात को ज़्यादा टारगेट करके ऐड चलाते हैं। और सबसे अच्छा, खुद से खुद को अलग करके देखो, एक थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से खुद को देखो।
बाहर से वो इमोशन फील करते हो और उस ब्रेन से डिसीजन लो क्या इस सिचुएशन पे ये रिएक्ट करना सही है या फिर गलत। तो तुम जैसे अपना शरीर से निकल के, अपना इमोशनल दिमाग से निकल के, डीएक्टिवेट करके अपना पूरा लॉजिकल दिमाग के पीक से डिसीजन ले रहे हो। ये होता है थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव का कमाल। जब हम खुद को समझ जाते हैं तो दूसरों को समझना और समझाना दोनों आसान हो जाता है, क्योंकि जब तुम थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से देखते हो तो तुम इमोशनली एंगेज नहीं होते हो सिचुएशन पे, तो तुम लॉजिकली एक अच्छे डिसीजन ले सकते हो। इसीलिए दोस्त या फिर किसी थर्ड पर्सन का बैड हैबिट से बैड डिसीजन पे तो तुम अच्छे तरीके से उसको ज्ञान दे सकते हो, लेकिन जब वही चीज़ तुम्हारे साथ होता है तो तुम्हारा दिमाग नहीं चलता है। तो हैव एम्पैथी फॉर देम, वो भी तुम्हें ज्ञान मिल सकते हैं लेकिन वो इमोशनली एंगेज है उस सिचुएशन। पॉइंट नंबर 2, सेल्फ रेगुलेशन। तुम्हें इमोशन को सप्रेस या फिर इग्नोर नहीं करना है, तुम्हें उसको रेगुलेट करना है, उसको मोड़ना है सही दिशा पे। क्योंकि सप्रेस करोगे या फिर इग्नोर करोगे तो आफ्टर ए सर्टेन टाइम विल ब्लास्ट, तो तुम और ज़्यादा खतरनाक और इम्पल्सिव रिएक्ट करोगे जिससे तुम्हारा नुकसान होगा। तो तुम्हें रेगुलेट करना आना चाहिए। उस सिचुएशन पे इम्पल्सिवली एक्ट मत करो, उस टाइम पे उस सिचुएशन से खुद को दूर कर लेना है, पॉज लेके वहाँ से निकल जाना है। बाद में व्हेन यू आर काम देन टॉक अबाउट। जब तुम सेफ अवेयर रहोगे और उस सिचुएशन पे वैसे रिएक्ट करने की नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में अवेयर रहोगे कि मैं शायद अभी कुछ बोलूँगा तो मैं वो बोल दूँगा जो मैं बोलना भी नहीं चाहता, देन तुम उस टाइम पे खुद को वहाँ से निकाल लेते हो और बाद में जाके व्हेन यू ऑलरेडी जर्नल एवरीथिंग एंड यू कॉन्शियसली चूज ए हेल्दी वे टू रिएक्ट। इसलिए देखना कभी ऑफिस में बॉस तुरंत आके नहीं बताते, तुरंत डिसीजन नहीं लेते, तुरंत एक्ट नहीं करते। वो एक टाइम डिसाइड करता है, एक मीटिंग डिसाइड करता है, उससे पहले वो सोच लेता है, वो जर्नल कर लेता है कि मुझे क्या बोलना है, कैसे रिएक्ट करना है। वो टाइम लेता है, वो पॉज लेता है, फिर सोच समझ के रिएक्शन देता है। वो एक चीज़ डिसाइड कर लो कि जब भी कोई मेरे साथ बड़ा घटना होगी जहाँ पे मैं एक्सट्रीम इमोशन फील कर रहा हूँ तो मैं जर्नल करने से पहले तो रिएक्ट नहीं करूँगा। जब मुझे सामने क्लियरली मेरे हर टाइप का रिएक्शन करने का नेगेटिव और पॉजिटिव फायदा नहीं दिखेगी, यही है सेल्फ मैनेजमेंट, एबिलिटी टू कंट्रोल योर इमोशन एंड रिएक्शन। वो रिएक्शन तुम्हारी लाइफ को डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि चैलेंजेस, अपसेटिंग सिचुएशन, इमोशन तो तुम्हारी लाइफ में आते ही रहेंगे, प्रॉब्लम तो आता ही रहेगा, तूफान तो आता ही रहेगा। यू नीड टू लर्न हाउ टू एडजस्ट एंड हाउ टू कंट्रोल योर सेल। तुम्हें अपना जहाज को कंट्रोल में रखना सीखना होगा। अब देखो इमोशनल रेगुलेशन पे तुम्हें तो बेसिक चीज़ें तो फॉलो करना ही है। तुम्हारा अगर पेट खराब रहे, तुम्हारा अगर शरीर में कोई प्रॉब्लम रहे, तुम्हारा अगर रियल लाइफ में कोई प्रॉब्लम रहे तो उसको तुम्हें दूर करना है। अच्छा मेरा मूड खराब है इस प्रॉब्लम के लिए, तो इस प्रॉब्लम को दूर करना है, ना कि उस इमोशन को ठीक करना है। बेसिक चीज़ें, रोटी, कपड़ा, मकान, न्यूट्रिशन, स्लीप, मूवमेंट, मेडिटेशन, ये सब अगर सही नहीं रहे तो इमोशनल कंट्रोल की बात करना बेवकूफ़ी है। तुम्हें पहले ये चीज़ें फिक्स करना है। एट न्यूरो साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से कोल्ड एक्सपोजर, जहाँ पे अचानक तुम्हारे सामने एक हार्ड, एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन आता है और तुम्हें खुद को काम और कंट्रोल रखना होता है, ये तुम्हें वो ट्रेन करता है, कोल्ड एक्सपोजर। एंड योगा निद्रा, योगा निद्रा मतलब तुम सोते हो और पूरा शरीर को टाइट करते हो, एक एक बॉडी के पार्ट के प्रति अवेयर होकर एक एक पार्ट को लूज करते हो और पूरा रिलैक्स हो जाते हो, तो वो तुम्हारे अंदर अवेयरनेस को बढ़ाती है। जैसे वेट लिफ्टिंग बॉडी के मसल को स्ट्रांग बनाती है, वैसे ही ये चीज़ें कोल्ड एक्सपोजर और योगा निद्रा तुम्हारा मेंटल माइंड को स्ट्रांग बनाती है। कोल्ड एक्सपोजर तुम्हारा फाइट एंड फ्लाइट सिचुएशन पे भी तुम्हें काम रखना सिखाता है। देखो हम प्लेन दिमाग लेके पैदा होते हैं पृथ्वी में, उसके बाद हम अपने आसपास परिवार में, मूवीज़ में, सीरियल्स में, वेब सीरीज़ में, आसपास की जो भी चीज़ें हमें दिख रही है वहाँ पे देखते हैं कि इस सिचुएशन पे ऐसे रिएक्ट करना होता है, ऐसे रिएक्ट करने से डिज़ायर्ड रिजल्ट मिलता है। तो हमारे लाइफ में भी जब वैसा घटना होता है तो हम वैसे ही रिएक्ट करते हैं जैसे हमने सीखा है। लेकिन क्या वो चीज़ें मुझे डिज़ायर्ड रिजल्ट दे रही है? अगर दे रही है तो सही है, अगर नहीं दे रही है तो मतलब मेरा रिएक्शन गलत है। मुझे यहाँ पे समझदार की तरह इमोशनली इंटेलिजेंट रिएक्शन चूज़ करना होगा। हमारा गोल इमोशनलेस होना नहीं है, क्योंकि हमारे और रोबोट में कुछ फ़र्क नहीं है। हमारा गोल है इमोशनली फ्री होना। तो तुम्हें अवेयरनेस देना चाहिए कि कहाँ से कौन सा चीज़ें तुमने देखा है जिससे तुमने वो चीज़ें सीख लिया है और तुम्हारे अंदर एक पैटर्न बन चुका है कि ऐसा सिचुएशन पे ऐसे रिएक्ट करना होता है। उसके बाद आता है पॉजिटिव आउटलुक। तुम्हें अगर अपना नेगेटिव इमोशन को रेगुलेट करना है, कम करना है, तो तुम्हें पॉजिटिव इमोशन बढ़ाना होगा। उसके लिए तुम्हें ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना होगा। यस, बेसिक बट दैट्स द सॉल्यूशन। ग्रैटिट्यूड मतलब जब तुम अपने पास जो नहीं है उस पे फोकस हटा के अपने पास जो है, जो मिला है अभी तक,
उस पर थोड़ा नज़र डालते हो, या फिर तुम कोई भी सिचुएशन को देखने की दो नज़रिया होता है, एक नेगेटिव आउटलुक, एक पॉजिटिव आउटलुक। हम ज़्यादातर नेगेटिव आउटलुक के तरफ ही अटैच होते हैं और अट्रैक्ट होते हैं, तो हमारे अंदर नेगेटिव इमोशन ही पैदा होता है, और फिर नेगेटिव इमोशन से हम नेगेटिव डिसीजन लेते हैं, और नेगेटिव डिसीजन से हमारा रियल लाइफ में नेगेटिव चीज़ें फिर से होता है। तो ये लूप में हम फंस जाते हैं। हमें क्या करना होगा, हमें एक पॉजिटिव आउटलुक देना होगा कि मैं कोई एजम्पशन नहीं करूंगा तो मैं पॉजिटिव आउटलुक ही देखूंगा। जब तक मुझे रियल डेटा और फैक्ट ना मिल जाए तब तक मैं कोई एजम्पशन नहीं बनाऊंगा, मैं पॉजिटिव ही सोचूंगा। तुम्हें ये बिलीव रखना होगा कि हाँ, एवरीवन कैन ग्रो, तो मैं भी ग्रो कर सकता हूँ। मैं अगर बुरा रिएक्ट करता था तो मैं भी ग्रो करके अच्छा बन सकता हूँ। ये अपना बिलीव बना लो कि मैं अपने लाइफ के किसी भी फेज में हूँ, मैं उसको कभी भी चेंज कर सकता हूँ, बदल सकता हूँ एनी टाइम। इमोशनल कंट्रोल विल हेल्प यू टू स्टे फोकस्ड ऑन योर गोल। चाहे कोई भी डिस्ट्रैक्शन आ जाए, चाहे तुम्हें रील देखने की मन करे, चाहे तुम्हें कोई दोस्त टाइम वेस्ट करने के लिए बुला रहा हो, चाहे तुम्हारे लाइफ में कोई लड़की आ जाए, कोई भी डिस्ट्रैक्शन, कोई भी चीज़ हो तुम्हारे लाइफ में, इमोशनल कंट्रोल तुम्हें हेल्प करेगा तुम्हें अपना पर्पस और गोल पे फोकस्ड रहने के लिए। वो मार्शमेलो का एक्सपेरिमेंट पता है ना, जो बच्चों के साथ हुआ था कि उनको मार्शमेलो दिया गया था या फिर कुछ स्वीट दिया गया था और बोला गया था कि अभी खाओगे तो खा सकते हो, कुछ नहीं होगा, और अगर 1 घंटा वेट करोगे तो तुम्हें 4 मिलेगा। जिसका इमोशनल कंट्रोल नहीं था वो अभी खा लिया और बाद में रिग्रेट किया, और जिसका इमोशनल कंट्रोल था वो अभी कष्ट सह लिया, लेकिन बाद में वो 4 एंजॉय किया। ये होता है डिलेड ग्रेटिफिकेशन। मान लो कोई ऐसा जॉब में फंसा हुआ है जहाँ पे वो रहना नहीं चाहता, लेकिन छुट्टी के बाद या फिर हॉलीडे पे वो वहाँ से निकलने के लिए अपने पर्पस या फिर दूसरा कोई साइड हसल पे अपना काम नहीं कर रहा है, वो छुट्टी के टाइम पे क्या करता है, पार्टी करता है, दोस्तों के साथ घूमने जाता है, टाइम वेस्ट करता है। तो अभी शॉर्ट टर्म पे एंजॉय करना है, लॉन्ग टर्म फ्रीडम नहीं चाहिए। अभी हमें दूसरों के जैसे गर्लफ्रेंड चाहिए, करना है हमें भी, तो कैरियर जाए भाड़ में, कैरियर तो बाद में भी हो जाएगा। अभी पानी पूरी का, मोमो का, पकौड़ा का स्टॉल दिख गया, भाड़ में जाए बॉडी। अभी जंक फूड खाने का मन कर रहा है, खा लो। अभी मिठाई खाने का मन कर रहा है, खा लो, कर लो 5 साल एंजॉय, बाद में जिएंगे नहीं जिएंगे। अभी कर लो कैजुअल सेक्स, हुक्का स्पॉन देखना, चाहे बाद में मैरिड लाइफ खराब हो, अभी इस टाइम मजा होना चाहिए। बाद में कौन जिएगा क्या पता, या तो अभी मजा लेना है और बाद में दुखी होना है, या फिर अभी दुखी होना है बाद में मजा लेना है। दुखी तो होना ही है दोनों टाइम पे, एक पे अभी दुखी होना है और एक पे बाद में दुखी होना है। ये होता है वो खुराफाती दिमाग का एक्सक्यूज। अभी का मजा शॉर्ट टर्म प्लेजर है, ये शॉर्ट टर्म तक रहता है, और डिलेड ग्रेटिफिकेशन के बाद जो मज़ा मिलता है वो लॉन्ग टर्म तक रहता है। अभी के मज़े यानी इंस्टेंट प्लेजर में क्या नुकसान है, यहाँ पे शॉर्ट टर्म मज़े होते हैं, लॉन्ग टर्म रिग्रेट होता है, दुख होता है, और यहाँ पे शॉर्ट टर्म दुख होता है लेकिन लॉन्ग टर्म मज़ा होता है। इसीलिए डिलेड ग्रेटिफिकेशन एक इमोशनली इंटेलिजेंस चॉइस है। मन तो सबका करता है भाई, लेकिन इंद्रियों को अपने कंट्रोल में रखना होता है कि ये चीज़ अगर मेरे गोल से अलाइन नहीं करता है तो इसको मैं अपने 1 सेकंड भी नहीं दूंगा। ये तो डिसिप्लिन। इसका क्या फायदा पता है, तो मुझे लगता है कि अभी इस टाइम पे तो दुख सहना पड़ेगा ना, तो अभी इस टाइम पे मजा कर लेता हूँ। वो बस तुम्हारा सोच पे डिपेंड करता है। तुम अभी इस टाइम का दुख को भी एक अलग मजा पे कन्वर्ट कर सकते हो जो तुम्हें एक लॉन्ग टर्म सेटिस्फेक्शन देगा। बाद में तो रिवार्ड मिलेगा और उसका लॉन्ग टर्म फायदा और मजा तो मिलेगा ही तुम्हें, लेकिन अभी इस मोमेंट पे जो तुम दुख सह रहे हो ना, वो दुख नहीं है, वो एक मजा है। तुम्हें फील होगा कि मेरा मन कर रहा था ये करने को, लेकिन मैंने वो किया, वो चूज किया जो मेरे गोल से अलाइन करता है, जो मेरे अच्छे के लिए है। वो एक विनर वाला फील आएगा तुम्हारे अंदर, जो तुम्हारा कॉन्फिडेंस को स्काई रॉकेट कर देगा। वो एक अलग खुशी आएगा कि मैं अपनी लाइफ के कंट्रोल में हूँ। वो खुशी है खुद पे जीत पाने के लिए। और इंस्टेंट प्लेजर में एक प्रॉब्लम भी है, तुम्हारे अगर काम का स्ट्रेस रहे, तुम्हारे अगर लाइफ में सब कुछ फिक्स ना रहे, तो तुम जो फन कर रहे हो ना उसको भी सही से एंजॉय नहीं कर पाओगे, क्योंकि बैक ऑफ द माइंड तुम्हारा दिमाग में वो स्ट्रेस रहेगा कि मुझे ये काम कंप्लीट करना है, ये काम मेरा अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, मेरी लाइफ अभी फिक्स नहीं है। तुम्हारे अगर फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है ना, तो तुम रिलेशनशिप को भी एंजॉय नहीं कर पाओगे। मान लो तुम्हारा होमवर्क कंप्लीट नहीं हुआ, तो तुम अगर कोई भी फन करने गए, मान लो खेलने, तो तुम उस फन को भी सही से एंजॉय नहीं कर पाओ। और एक साइड तुम्हारा होमवर्क कंप्लीट हो गया, उसके बाद तुम फन कर रहे हो, सोचो उस फन की एंजॉयमेंट, उस फन की मजा कितना बढ़ जाएगा। तुम उसको असली में स्ट्रेस फ्री होकर एंजॉय कर पाओगे। अब नेक्स्ट पॉइंट है सोशल अवेयरनेस, मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस को यूज करके कैसे रिलेशनशिप को बेहतर बना सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो सोशल अवेयरनेस पे आता है एम्पैथी। एम्पैथी मतलब दया, करुणा। एंड यू केयरफुली लिसन कि वो क्या बोल रहे हैं, एंड यू अंडरस्टैंड इमोशन एंड फीलिंग बिहाइंड देयर वर्ड बाय नोटिसिंग देयर वर्बल एंड नॉन वर्बल क्यूज, बॉडी लैंग्वेज, टोन, आइस। तुम उसकी बातों के पीछे का इंटेंशन समझते हो, उसकी फीलिंग, इमोशन को समझते हो।
तुम खुद को उसकी जगह पे रख के, उसके दिमाग के अंदर घुस के वो क्या कहना चाह रहा है तुम वो समझ लेते हो, और तभी तुम उनको भी अच्छे तरीके से अपना पॉइंट समझा पाओगे। मैं उनका असली इंटेंशन सही में वो क्या कहना चाह रहा है वो तुम आसानी से समझ पाओगे। एंड यू एक्नॉलेज, यू वैलिडेट देयर इमोशन कि हाँ तू गुस्सा फील कर रहा है, आई अंडरस्टैंड। ठीक है, ये होता है एक्नॉलेज करना कि तू जो फील कर रहा है वो तेरी साइड से तो सही है, लेकिन फिर उसको समझाओ। ये भी हो सकता है, इसको थोड़ा इस साइड से देख, मेरी तरफ से देख। अगर फैमिली में सब लोग ऐसे करने लग जाए तो लोगों में अंडरस्टैंडिंग और बॉन्डिंग कितनी बढ़ जाएगी, लोग एक दूसरे के साथ कितना डीप लेवल पे कनेक्ट कर पाएंगे। बेटर टीम वर्क, मीनिंगफुल रिलेशनशिप, मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन होगा लोगों में। ज़्यादातर लोग लोगों की वर्ड को सुनते हैं और उसी पर रिएक्ट कर देते हैं, उसके पीछे की इमोशन और फीलिंग को नहीं समझते हैं, उसका इंटेंशन को पकड़ नहीं पाते, जो कि उनकी बॉडी लैंग्वेज, टोन, इमोशन, ये सब को ऑब्जर्व करने से होगा। ऑब्जर्वेशन इज द सुपर पावर। इसका क्या इंटेंशन है, कौन फेक स्माइल कर रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। जब तुम ये चीज़ें पकड़ लोगे ना तो ये मैनिपुलेट करने वाले, ये सब करने वाले तुम्हारे सामने डरेगा नहीं, भाई इसके सामने ज़्यादा चालाकी नहीं करना है, ये पकड़ लेता है, इसके सामने सही रहना है, दे विल फियर यू। सोचो नॉर्मल रिलेशनशिप भी क्यों ब्रेक होता है, जब इंसान दूसरे इंसान की इमोशनल फीलिंग को नहीं समझता है। वो शायद वर्ड से बता नहीं पा रहा, लेकिन वो क्या कहना चाह रहा है, उसके बातों के पीछे इंटेंशन क्या है। अगर पेरेंट्स इमोशनली इंटेलिजेंट होता तो वो दूसरों की बच्चों के साथ कंपैरिजन नहीं करता, वो अपने बच्चों की नेचुरल टैलेंट पे वर्क करता, ताकि उसको सबका देखा देखी एक स्कूल में या फिर किसी चीज़ में, किसी स्ट्रीम लेने में, कोई भी चीज़ में घुसा नहीं देता लोगों की देखा देखी। वो अपने बच्चे की खूबियाँ, अपने बच्चे की वांट, डिज़ायर को पता करता है और उसको वो करने देता है जो वो चाहता है और उसके लिए सही भी है। बच्चे इमोशनली इंटेलिजेंट होता तो वो भी अपने पेरेंट्स की डांटने या फिर बोलने के पीछे का इंटेंशन समझता कि वो तुम्हारा अच्छा ही चाहता है, उनके हिसाब से अच्छा कुछ और है, तुम्हारे हिसाब से अच्छा कुछ और है। तो उसको तुम समझ के उनसे अच्छे तरीके से कम्युनिकेट भी कर पाओ, और ये समझ के उनको तुम मैरिज के लिए, करियर के लिए, किसी भी चीज़ के लिए कॉन्विंस भी कर पाओगे। किसी इंसान की प्रॉब्लम, नीड्स, डिज़ायर ये समझोगे, वो क्या चाहता है, वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, तो तुम इमोशनली इंटेलिजेंट हो। तुम्हें पता होगा कि इस इंसान की डिज़ायर ये है, ये मुझसे ये एक्सपेक्ट कर रहा है, इसे ये चीज़ देना है, तो मैं इसे दूसरा चीज़ जो मैं इसको देना चाहता हूँ वो दे के अपना एफर्ट्स वेस्ट नहीं करूँगा, मैं इसको वो दूंगा जो ये चाहता है। आई होप वो सही चीज़ें चाहता है, क्योंकि अगर गलत चीज़ चाह रहा है तो गलत चीज़ें नहीं देना है। टीचर इमोशनल इंटेलिजेंस सीख के एक अच्छा टीचर बन सकता है जो सबका फेवरेट होगा, उसको बच्चे सच में याद करते हैं। सोचो तुम कौन सा टीचर को याद करते थे, जो टीचर शायद तुम्हें कभी ना कभी इनकरेज किया होगा, तुम्हें किसी के साथ कंपेयर नहीं किया होगा, तुम्हारा बेइज्जती नहीं किया होगा, तुम्हें समझा होगा, तुमसे कनेक्ट किया होगा, तुम्हें हंसाया होगा। जैसे टीचर स्टूडेंट की नीड, प्रॉब्लम, डिज़ायर, ये चीज़ें समझे बिना एक अच्छा टीचर नहीं बन सकता है। IQ ज़्यादा है, नॉलेज ज़्यादा है, लेकिन बच्चे की पढ़ने में इंटरेस्ट ही नहीं है, उसका दिमाग में कुछ नहीं घुस रहा है। तो तुम्हारा अगर EQ ज़्यादा होगा तो तुम उस बच्चे को कोई भी चीज़ समझा सकते हो और उसे वो याद भी रहेगा। जब कोई टीचर हम पे भरोसा करता है ना, एक्सपेक्टेशन दिखाता है, तो हम उस भरोसा को रखने के लिए, हम उस एक्सपेक्टेशन को रखने के लिए ना टॉप स्कोर कर जाते हैं। उनका हम पे भरोसा हमारा बिलीफ बन जाता है। इस टीचर ने मेरा तारीफ किया था इस सब्जेक्ट में, मैं सब्जेक्ट में अच्छा हूँ तो मुझे अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। ही और सी एक्सपेक्टिंग दैट स्कोर फ्रॉम मी, और हम खुशी खुशी कर देते हैं, इन्हीं की ज़बरदस्ती पढ़ के स्कोर कर रहे हैं, प्रेशर में हम खुशी खुशी करते हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, यू नो वर्ड्स होल्ड टू मच पावर, it can really create wars, riots, it can destroy anyone's mental health, life, career. So choose words. Words are energy. इमोशन क्या है, एनर्जी इमोशन। चूज वर्ड्स कि तुम्हारे थोबड़े से जो वर्ड्स निकल रहा है वो इतना सैक्रेड हो, इतना पॉजिटिव हो कि वो किसी अच्छे इंसान का कोई नुकसान ना करे। हाँ, बी ऑनेस्ट बट कम्युनिकेट इन अ वे ताकि उनका फीलिंग्स हट ना हो। मैंने जो स्ट्रेस, क्योंकि ये तुम्हारा इमोशनल हेल्थ को मेजरली इफेक्ट करता है। तुम ना दूसरों से फीडबैक भी ले सकते हो कि मैंने इस सिचुएशन पे क्या रिएक्ट किया था, कैसे रिएक्ट किया था, और तुम्हें कैसा फील हुआ था, मुझे क्या करना चाहिए था, कैसे रिएक्ट करने से अच्छा होता चीज़ें। तुम्हें अगर एक थर्ड पर्सपेक्टिव से पता चलेगा, चीज़ें तुम देख पाओगे एक पॉजिटिव माइंड से, तभी ना तुम बदल पाओगे। एंड एक्नॉलेजिंग समवन्स फीलिंग shows you care for them। तुम क्यूरियोसिटी दिखाते हो उनकी बातों को एक्टिवली सुन के, उनकी इमोशंस को, फीलिंग्स को एक्नॉलेज कर, ये एक ट्रस्ट बिल्ड करता है। इट शोज दैट यू केयर फॉर देम। ज़्यादातर लोग क्या करता है, किसी बारे में गुस्सा आया
ब्लॉक कर दिया, गुस्सा आया चाटा मार दिया, गुस्सा आया गाली दे दिया, रिश्ता तोड़ दिया, ब्रेकअप कर लिया। इमोशनली इम्पल्सिवली डिसीजन मत लो। जब भी तुम कोई डिसीजन ले रहे हो तो वो डिसीजन तुम्हारा ब्रेन का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से सीईओ से आना चाहिए। तुम्हारा ब्रेन का नेचुरल रिएक्शन मत दिखाओ, बी सेल्फ अवेयर, रिएक्ट ऑन द सिचुएशन, रिस्पॉन्ड कॉन्शियसली। तो हम अगर सोशल अवेयरनेस को सम अप करें तो इट्स क्यूरियोसिटी टू अंडरस्टैंड अदर पीपल्स इमोशन, इंटेंशन, फीलिंग फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू विदाउट जजिंग। जस्ट तुम्हें कभी खुद को भी नहीं करना है ना दूसरों को करना है। दूसरों की इमोशंस, नीड्स, पर्सपेक्टिव, डिजायर, फीलिंग, उनका बिलीफ, ये सब समझना ही एम्पैथी है। जब खुद को उस इंसान की जगह रख के देखते हो कि वो क्या फील कर रहा है, वो किस लिए किया है, तो उसके लिए गुस्सा और हेट तभी हमारे अंदर कम हो जाता है। उसे बोलो कि आई अंडरस्टैंड तुम किस वक्त से गुजर रहे होगे। अगर तुम उस वक्त से पहले कभी गुजरे हो, अगर तुम नहीं गुजरे तो तुम झूठ मत बोलो। तो तुम एम्पैथी की जगह रिस्पेक्ट दिखाओ कि मुझे पता नहीं तुम कैसे मैनेज कर रहे हो, अगर मैं तुम्हारी जगह होता आई डोंट नो आई कैन मैनेज इट और नॉट, बट या आई रिस्पेक्ट यू फॉर दैट। एम्पैथी और रिस्पेक्ट, एम्पैथी अगर समझ पा रहे हो, अगर नहीं समझ पा रहे हो तो रिस्पेक्ट। और हम क्या करते हैं, अबे चलना क्या फालतू का हो रहा है, हम उसका फीलिंग को वैलिडेट करने की जगह डिस्कार्ड कर देते हैं। एम्पैथी के माध्यम से तुम उसका पूरा थॉट प्रोसेस, उसका ब्रेन कैसे वर्क कर रहा है, किस सिचुएशन पे वो कैसे रिएक्ट करेगा, सब कुछ समझ सकते हो, सब कुछ प्रेडिक्ट कर सकते हो पहले से। तुम जब इंसान के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, उसका बिलीव, वैल्यूज, डिसलाइक्स, लाइक, सब कुछ अगर तुम जान गए ना किसी इंसान के बारे में, तो तुम उनसे कोई भी काम करवा सकते हो, क्योंकि वो तुमसे रिलेट करता है। फील होता है कि कोई इंसान है जो मुझे समझता है अच्छे तरीके से। जब हमें कोई ऐसा इंसान मिलता है ना कि जो इंसान हमें समझता है, ट्रूली केयर फॉर अस, हमारा कोर बिलीफ, इमोशन, सब कुछ उसे पता है, सब कुछ समझ लेता है पहले ही, हमारे सारे सेफ गार्ड उतर जाता है। वी ट्रस्ट हिम ब्लाइंडली। वो हमें कोई भी चीज़ के लिए इन्फ्लुएंस कर सकता है इजीली, क्योंकि हमें पता होता है कि ऐसा इंसान हमारे साथ बुरा नहीं करेगा, जो कि सही है। हमें किसी के साथ बुरा करने के लिए नहीं करना है, तुम्हें अच्छा रिलेशनशिप, ट्रस्ट और बॉन्डिंग बिल्ड करने के लिए करना है। देन यू कम्युनिकेट विद पीपल इन ए वे दैट दे अंडरस्टैंड। चाहे कोई भी प्रोफेशनल या फिर पर्सनल रिलेशनशिप हो, चाहे वो टीचर स्टूडेंट का रिलेशनशिप हो, चाहे वो ऑफिस में बॉस और एम्प्लॉयज का रिलेशनशिप हो, चाहे पेरेंट्स और चाइल्ड का रिलेशनशिप हो, कोई भी रिलेशनशिप हो, हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, फ्रेंड्स, कोई भी रिलेशनशिप हो, हर चीज़ में काम करेगा ये। ऐसे जेन्युइन केयर के माध्यम से तुम हाई लेवल की ट्रस्ट और डीप इमोशनल कनेक्शन बना सकते हो। ये कोई बिजनेस अपने कस्टमर के साथ भी कर सकता है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ए ग्रेट लीडर? ए ग्रेट लीडर इज इक्वल टू एक हाईली इमोशनली इंटेलिजेंट लीडर। तो एक इमोशनली इंटेलिजेंट लीडर में क्या लीडरशिप क्वालिटीज होती है कि लीडर का इमोशन, बॉस का इमोशन, टीचर का इमोशन, पूरा उसके पीछे जो टीम खड़ी है उसका बिजनेस ग्रोथ हर चीज़ में इफेक्ट करता है। मगर ऐसा कोच, ऐसा लीडर, ऐसा बॉस बनना चाहते हो जिसको सब लोग हेट ना करे बल्कि प्यार करे, रिस्पेक्ट करे, तो यू नीड इमोशनल इंटेलिजेंस ओवर IQ। तो देखो तुम्हें ये क्वालिटीज है या नहीं। क्या तुम लोगों को अच्छे तरीके से गाइड करके, इन्फ्लुएंस करके काम निकलवा सकते हो? क्या तुम अपने वैल्यूज से, अपने काम से उनको इंस्पायर कर सकते हो? क्या तुम उनकी एबिलिटी को पहचान के उनको उनके लिए सबसे बेस्ट काम देके उनको अच्छे लेवल पे ले जा सकते हो? कैन यू गेट the best out of people? Can you unlock their best version? Can you extract the best out of them? Can you encourage them? conflict के टाइम पे can you handle the situation calmly and control the situation ताकि कोई एक ढंग का सॉल्यूशन निकल पाए? क्या तुम उनके इमोशन, नीड्स, बिलीव्स, लाइक, डिसलाइक, डिजायर, ये सब चीज़ों को समझते हो? क्या तुम ऐसे लीडर हो जिसके साथ रह के उनके लाइफ में ग्रोथ हो रही हो, और तुम ऐसा लीडर हो कि तुम उनमें से लीडर बना सकते हो? ऐसे लीडर क्या तुम उनको मोटिवेट, इनकरेज कर सकते हो? तुम उनका रिएक्शन प्रिडिक्ट कर सकते हो? तो उनका स्ट्रेंथ, वीकनेस, सब कुछ तुम्हें पता है। देखो भगवान ने हमें इमोशन दे के पैदा किया है तो उसका कोई ना कोई इम्पोर्टेंस होगी। हाँ, लड़कियाँ ज़्यादा इमोशनली अवॉइड होती हैं लड़कों से, लेकिन इमोशन सब में होता है, सबको भगवान ने दिया है। लड़कों को बोला जाता है तुम रोना को सप्रेस करो, लड़की को बोला जाता है तुम अगर ससुराल पे जाते हो तो तुम्हारे ऊपर अगर कुछ हो रहा है तो उसको सप्रेस करो, फिर किसी और चीज़ को सप्रेस करो। दोनों को ही इमोशन सप्रेस करना होता है। और यहाँ पे तुम्हें समझना होगा, सप्रेस करने नहीं बोल रहा हूँ तो मैं एक्सप्रेस करने बोल रहा हूँ। मैं सप्रेस करने ना बोल रहा हूँ, क्योंकि तुम अगर सप्रेस करोगे ज़्यादा देर तक तो एक टाइम पे वो ब्लास्ट होगा और बहुत ज़्यादा बड़ा इमोशनली इम्पल्सिव रिएक्ट करोगे तुम, जिसके बाद तुम्हारा और सबका नुकसान होगा। इसलिए सप्रेस मत करो। इसका मतलब क्या तुम इमोशनल रिएक्ट कर दोगे, गुस्सा आया चिल्ला दोगे? नहीं, ना सप्रेस करोगे ना रिएक्ट करोगे इमोशनली, तुम एक्सप्रेस करोगे। हाँ, मैं अभी सैड फील कर रहा हूँ, मैं अभी गुस्सा फील कर रहा हूँ। उस टाइम खुद को हटा लोगे, उसके इमोशन को प्रोसेस करोगे, वो एक्सप्रेस करोगे। सप्रेस करना गलत है, रिएक्ट करना गलत है,
लेकिन एक्सप्रेस करना गलत नहीं है, उसको निकालना, एक्सप्रेस करना। चाहे तुम किसी इंसान के सामने एक्सप्रेस करो, चाहे जर्नल करो, लेकिन उसको एक्सप्रेस करना गलत नहीं है। ये चीज़ बंद करो कि कोई अगर एक्सप्रेस कर रहा है वो चीज़ तो उसको जज करना, एक्सप्रेस करने दो। वरना जब रिएक्ट होगा इमोशनली, जब इंसान फटेगा तो नुकसान सबका होगा ना। तो लेट देम एक्सप्रेस इन ए काम वे। जैसे होता है हम मेल्स में कुछ बॉडी पार्ट अलग होता है फीमेल से। रोना अगर अलाउड नहीं है तो एक बच्चा जब पैदा होता है, वो लड़का हो चाहे लड़की, वो क्यों रोता है? हमारे आंखों के अंदर फिर आंसू देने की कोई जरूरत ही नहीं थी। रोना अगर अलाउड नहीं है, एक्सप्रेस करना अलाउड नहीं है। इमोशनल डिसीजन लेना, इमोशनली एक्ट करना गलत है, लेकिन उसको एक्सप्रेस तो करो, उसको निकालो। तो सप्रेस करेगा बहुत दिन से और वो नेगेटिव इमोशन शरीर में जम रहा है और टॉक्सिक होकर फिर निकलेगा, फटेगा एकदम। सोसाइटी क्या बोल रही है और क्या सही है, क्या मुझे लॉजिकल लग रहा है, क्या मुझे बेनिफिट कर रहा है, मुझे वो देखना है। बचपन से अगर IQ और नॉलेज, जनरल नॉलेज, उस पहाड़ का नाम क्या था, वो मंत्री का नाम क्या था, उस जगह का नाम क्या था, अकबर का बाप बीरबल का बाप, सॉरी, ये सब फालतू चीज़ अगर याद ना करवा के IQ, सो कॉल्ड IQ बढ़ाना है, नॉलेज बढ़ाना है, जनरल नॉलेज बढ़ाना है बच्चों में, ये सब ना करके अगर EQ बढ़ाने पे फोकस किया जाता। सोचो, पेरेंट्स के साथ बच्चों का रिलेशनशिप अच्छा होता, हस्बैंड के साथ वाइफ का रिलेशनशिप अच्छा होता, टीचर्स के साथ स्टूडेंट का रिलेशनशिप अच्छा होता, बॉस के साथ एम्प्लॉयज़ का रिलेशनशिप अच्छा होता, तो कहीं भी टॉक्सिक एनवायरनमेंट नहीं होता। सोसाइटी में इंसान की ओवरऑल मेंटल हेल्थ कितना अच्छा होता अगर स्कूल में इमोशनल इंटेलिजेंस सिखाया गया होता। बच्चा पढ़ के जाने के बाद भी एग्जाम सेंटर में डर के मारे, ओवर थिंकिंग के बारे में आधा चीज़ वहीं पे भूल जाता है, सही से अपना 100% पोटेंशियल पे लिख नहीं पाता है, इंटरव्यू में डर जाता है, सही से परफॉर्म नहीं कर पाता है, या फिर किसी को प्रपोज करने जा रहा हो या फिर किसी को अप्रोच करने जा रहा हो, वहाँ पर डर जाता है, वहाँ पे सही से अप्रोच नहीं कर पाता है, क्योंकि अपने इमोशंस के बारे में और उसको कैसे मैनेज करना है उसके बारे में वो अवेयर नहीं है। मैंने बोला था ना, अपने वर्ड्स को चूज करो, जो मुंह पे आ जाए नहीं बोलना है, सामने वाले की इमोशंस और माइंडसेट को भी समझना है। जैसे तुम्हें तारीफ, एप्रिसिएशन, इनकरेजमेंट पसंद होता है, ऐसा इंसान जो तुम्हारा ये करता है वो तुम्हें पसंद होता है, वैसे दूसरे को भी पसंद होता है ये चीज़। तो मेरा क्या था ना, मैं किसी का तारीफ नहीं कर पाता था इजीली, पता नहीं क्यों, लेकिन मैंने ये समझा कि किसी का तारीफ करने से मेरा कुछ जा नहीं रहा है, मेरा कोई नुकसान नहीं हो रहा है, उल्टा मैं उसकी लाइफ में एक पॉजिटिविटी ऐड कर रहा हूँ, जो पॉजिटिविटी मेरे पास आएगा दुगना होके, और मेरा नेटवर्क बढ़ रहा है, मेरा अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ रहा है। सो तारीफ करना इज़ गुड। लोग तारीफ को चापलूसी समझ लेते हैं, दोनों में फ़र्क है। तारीफ मतलब जेनुइन, उनमें जो अच्छाई है। किसी इंसान में हमेशा लोग बुराई ढूंढते हैं, उसका खोट निकालते हैं। तुम ऐसा इंसान बनो जो इंसान की जेनुइन अच्छाई देख पाते हो, उसमें क्या अच्छाई है और उसको बताते हो, बस इतना करना है। जेनुइन कॉम्प्लीमेंट देना है, इससे वही मोर रिलेशंस, अपॉर्चुनिटीज़, मोर नेटवर्क, तुम्हारा ही फायदा। हम सारे इंसान को ज़िंदगी में क्या चाहिए? खुशी। हम खुशी के पीछे तो भाग रहे हैं। तुम्हारे लाइफ में जेनुइन 5-10 लोग ही होंगे इंपॉर्टेंट, तो उनको भी क्या चाहिए? उनको भी खुशी ही चाहिए। तो तुम्हें जानना है कि उनको खुशी किस चीज़ से मिलता है, उनको तुमसे क्या चाहिए और उनको लाइफ से क्या चाहिए, बस उनको उसमें मदद कर दो विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन एंड विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग योर एथिक्स, वैल्यूज, मोरल्स। तुम्हारा रिलेशनशिप 100% अच्छा हो जाएगा। एंड हम इंसान वही करते हैं जिसमें हमें खुशी मिलता हो, चाहे वो शादी करना हो या फिर डिवोर्स लेना हो, चाहे वो नौकरी लेना हो या फिर नौकरी छोड़ना हो, चाहे वो रिलेशनशिप में जाना हो या फिर ब्रेकअप करना हो, चाहे वो दोस्त बनाना हो या फिर दोस्त तोड़ना हो, कोई भी काम हम अपनी खुशी के लिए ही करते हैं। सामने वाले की POV को समझो, सामने वाला वही कर रहा है जिसको से खुशी मिल रहा है, जो उसको सही लग रहा है, उसके लिए वो सही है, तुम्हारे लिए ये सही है, उसकी जगह पे वो सही है, तुम्हारी जगह पे तुम सही हो। जब हम सोचते हैं कि मैं सही हूँ, सामने वाला गलत है, दैट कीप्स अस स्ट्रेस। लेकिन रियलिटी यही है कि उसको वो चीज़ें सही लगता है इसीलिए वो कर रहा है। देन तुम इतना सीरियसली नहीं लेते हो, देन तुम इतना ओवरथिंक नहीं करते हो बैठ के उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, वो ऐसा क्यों एक्ट कर रहा है। अरे उसकी मर्जी। जब भी कोई इंसान तुम्हें कोई एडवाइस देता है तब तुम क्या करते हो? या तो बोलते हो ज्ञान मत दो, दूसरा उसकी बातों को आँख बंद करके मान लेते हो। दोनों ही एक्सट्रीम है, तुम्हें बीच में रहना है, मध्यम रास्ता अपनाना है। मध्यम रास्ता क्या है? क्या वो इंसान, जो इंसान मुझे एडवाइस दे रहा है, वो उस फील्ड में एक्सपर्ट है, उसका क्या अचीवमेंट है, उसका क्या नॉलेज एक्सपीरियंस है, फिर मैं उसकी बात सुनूंगा। एक मछली से कैसे आसमान में उड़ना है वो मैं नहीं सुनूंगा। मैंने एक रिलेशनशिप का एग्जांपल सुना था, मुझे तो एग्जैक्ट एक्सपीरियंस नहीं है, बट तुम में से किसी को होगा तो बताना। मान लो एक पार्टनर, वो इमोशनल इंटेलिजेंस सीख लिया और वो जाके बोल रहा है कि अच्छा तुम बोलते हो कि तुम्हें मैं सुनता नहीं, समझता नहीं, चलो आज 30 मिनट तुम्हें टाइम देता हूँ, 30 मिनट तुम बोलो, मैं तुम्हें कुछ जज नहीं करूँगा, मैं तुम्हें कुछ बोलूँगा नहीं, टोकूँगा नहीं,
तुम बोलो, मैं बस तुम्हें सुनूंगा समझूंगा। वो क्या एक्सपेक्ट करके आ रहा है, लेकिन दूसरा पार्टनर अचानक ऐसा रिएक्शन दे रहा है, अरे तुमको समझ में नहीं आएगा, तुम निकलो, या फिर अच्छा आज कैसे टाइम मिल गया, ऐसा रिएक्शन आएगा। तो फिर क्या ऐसे एक हेल्दी रिलेशनशिप चलेगा? आई मीन दूसरा पार्टनर को अपने पार्टनर की इंटेंशन को, इमोशन को समझना है। वो रिलेशनशिप बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग करने के लिए आया है, वो तुमसे बात करना चाहता है, उसका इंटेंशन अच्छा है, उसको तुम क्रिटिसाइज नहीं करोगे। वो कितना खुशी से आया था एक्सपेक्ट करके कि बात करेंगे, दोनों में प्यार बढ़ेगा, लेकिन क्या रिस्पॉन्स आया? फिर ये गुस्सा हो जाएगा कि मैं तो एफोर्ट करने आ रहा हूँ, मैं इसके अच्छे के लिए करने आ रहा हूँ और ये तो ऐसे रिएक्ट कर रहा है। तो फिर ऐसी रिलेशनशिप नहीं टिकेगी। अब इसे भी समझना होगा कि शायद इसके लाइफ में कोई स्ट्रेस चल रहा हो, तो अगर ये इंटेंशन समझ नहीं पा रहा है तो इसको अपना इंटेंशन समझना होगा कि मैं इसलिए बोलने आया था ताकि हमारा बीच में बॉन्डिंग बढ़े, स्ट्रांग बने। तो फिर इसको थोड़ा अकल आएगी। मान लो तुम्हें कोई खुशी दे रहा है, तुम्हें कोई खुश करने की कोशिश कर रहा है, तुम उसको बदले में खुशी लौटाओगे ना, या फिर तुम उसको गाली दे के भगाओगे, तुम उसको दुखी करोगे? तो तुम जब दूसरों को खुश करने की कोशिश करते हो, अपना नुकसान करवा के नहीं, या फिर बदले में कुछ एक्सपेक्ट करके नहीं, तो फिर ये नाइस गाय बिहेवियर हो गया। दूसरों को खुश करना ये मैं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, मेरा कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। जब तुम कुछ एक्सपेक्ट करके कर रहे हो तो वो तो नाइस गाय बिहेवियर हो गया। तुम खुद का नुकसान करके दूसरों की खुश करने की कोशिश कर रहे हो क्योंकि तुम्हें बदले में कुछ मिलेगा, तो फिर फायदा नहीं। मैं बस चाहूंगा कि मेरे आसपास के एनवायरनमेंट हैप्पी रहे, पॉजिटिव रहे। इससे ऐसा नहीं कि मुझे कुछ फायदा मिलेगा, हाँ ये रहेगा कि मेरे आसपास के एनवायरनमेंट पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिविटी लौट के मेरे पास भी आएगा। तो मेरे आसपास के लोगों की हैप्पीनेस या फिर पॉजिटिविटी लेवल अगर बढ़े, मेरा भी हैप्पीनेस और पॉजिटिविटी लेवल ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। या फिर दुख वापस लौट के आती है ना। तो खुश इंसान ही एक खुश रिलेशनशिप बना सकता है। हैप्पी और हेल्दी इंसान ही एक हेल्दी रिलेशनशिप बना सकता है, ना कि दो अनहैप्पी लोग अगर मिल जाएंगे, या फिर एक अनहैप्पी है वो सोच रहा है कि कोई मेरे ज़िंदगी में आके मेरे को हैप्पी कर देगा, ऐसे एक्सपेक्टेशन अनरियलिस्टिक है। तो हैप्पी इंसान ही एक हैप्पी रिलेशनशिप बनाएगा। एक पॉइंट जो इमोशन एक्सप्रेशन में ऐड करना था कि इमोशन कैसे एक्सप्रेस करना है। इमोशन एक्सप्रेस करने का सही वे क्या है? हम नॉर्मली इमोशन कैसे एक्सप्रेस करते हैं कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया, तुमने मुझे ऐसा फील कराया, तेरी वजह से ये हुआ। वी आर ब्लेमिंग आउटसाइड। ब्लेम ना करके हम ये बोल सकते हैं आई फील एंग्री बिकॉज ऑफ दिस, तो उसका इंटेंसिटी और कम हो जाता है। वो डायरेक्ट ब्लेमिंग नहीं है। आई फील एंग्री बिकॉज ऑफ दिस, सो आई नीड अ मोमेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट यू सेड और टू डाइजेस्ट व्हाट यू डिड, देन आई विल कम टू ए कंक्लूजन। कि मैं जो सोच रहा हूँ वो अपने इमोशन के बेसिस पे सोच रहा हूँ या फिर वो एक्चुअल फैक्ट और डेटा के बेसिस पे मैं सोच रहा हूँ। हमेशा ना कोई भी डिसीजन इमोशन के बेसिस पे मत लो, प्रॉपर डेटा के बेसिस पे लो। कोई लड़की दिखा सुंदर है, इसके साथ तो शादी हो जाएगी, फिर तो बहुत ही मज़ा हो जाएगा, ये अगर मेरी गर्लफ्रेंड आ जाएगी तो मेरा ज़िंदगी का सारे प्रॉब्लम ही दूर हो जाएगा। क्या ये मेरी एजम्पशन है? क्या ये मेरा ओवर थिंकिंग है? क्या ये फैक्ट है? उस लड़की का पास्ट क्या है, उसका बिलीव्स क्या है, उसका वैल्यूज़ क्या है, उसका माइंडसेट क्या है, उसका और मेरा सोच मिलता है फिर नहीं, उसका और मेरा इंटरेस्ट और गोल मिलता है फिर नहीं, ये सब चीज़ें देखना ही नहीं। तो डिसीजन हमेशा फैक्ट और डेटा के बेसिस पे लो, ना कि इमोशन के बेसिस पे। तो पूरा इसको कंक्लूड कर दूँ जितना समझाया, उसके बाद आएंगे गीता पे। गीता क्या कहती है, स्पिरिचुअलिटी क्या कहती है, इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में गीता क्या सिखाती है, पहले इसको समराइज करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या था? सेल्फ अवेयरनेस। पॉज लेना है, ब्रीथ करना है, या फिर मान लो 1 से 30 तक गिनना है। रिएक्ट करने से पहले तुम्हें थोड़ा पॉज लेना है। उस पॉज में क्या होता है, तुम्हारा लिम्बिक सिस्टम, एमिगडाला जो भी है वो थोड़ा शांत हो जाता है और तुम्हारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स थोड़ा एक्टिव हो जाता है। टाइम देने के बाद तो तुम एक लॉजिकल और अच्छा डिसीजन ले सकते हो। खुद की और सामने वाले की इमोशन को ऑब्जर्व करते हो, समझते हो कि कौन मेरे साथ अनकंफर्टेबल फील कर रहा है, क्यों, मैं किसके साथ अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूँ और क्यों, किस सिचुएशन पे मैं क्या फील कर रहा हूँ, कब मैं अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूँ, कब मैं नर्वस, कब मैं इनसिक्योर फील कर रहा हूँ, कौन कब मेरे पास किस वजह से अगर अनकंफर्टेबल फील कर रहा है तो मुझे क्या टॉपिक चेंज करनी चाहिए, तो मुझे क्या एक्शन लेनी चाहिए। ये चीज़ें तुम ऑब्जर्व करके समझ पाते हो। तुम्हें सप्रेस नहीं करना है, तुम्हें सेल्फ अवेयर होना है और एक इमोशनली इंटेलिजेंट वे में एक्सप्रेस करना है। एक नॉर्मल इंसान गुस्सा आया, रिएक्ट कर दिया, थॉट आया, इम्पल्सिवली एक्ट कर दिया तुरंत। और वहीं एक इमोशनली इंटेलिजेंट इंसान अपने थॉट और इमोशन कहाँ से आ रही है, उसका क्या पैटर्न है, उसकी थॉट की जड़ तक जाता है, उसका रूट कॉज क्या है पता करता है कि ये थॉट सच पे बेस्ड है या फिर मेरा एजम्पशन है, एक इल्यूशन है। उसका रूट कॉज से उसका सॉल्यूशन निकलता है। सेल्फ अवेयरनेस सबको रहती है। अपना फिजिकल चेंज दिखता है ना कि मुझे अभी गुस्सा आ रहा है, लोग बोलता भी है देख गुस्सा आ रहा है, मार दूंगा मैं, निकल जा भी, ठीक है। गुस्सा आ रहा है तो भाई तू निकल जाता। अपने पता है कि गुस्सा आ गया, अभी मुझे क्या करना है। गुस्सा आया, उस हाईली इमोशनली चार्ज मोमेंट पे मैं कुछ इम्पल्सिवली रिएक्ट नहीं करूँगा, मैं उस टाइम पे पॉज लूँगा,
उस टाइम पे निकल जाऊंगा, फिर मैं उस गुस्सा को, उस इमोशन को प्रोसेस करूंगा शायद जर्नल के माध्यम से, या फिर तुम पता है तुम अगर शाउट करते हो, चिल्लाते हो कहीं जाके, तो इमोशन निकल जाता है। या फिर रन करते हो, जिम करते हो, तो वो एनर्जी, वो इमोशन निकल जाता है। कभी धरती को पकड़ कैसे सोना, या फिर कभी किसी पेड़ को पकड़ना, देखना कैसे वो इमोशन प्रोसेस होता है, कैसे एक अच्छा पॉजिटिव फीलिंग आती है ब्रेन में। या फिर सबसे आसान उपाय जर्नल तो है ही, फ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करना। ऐसे ये चीज़ें इमोशनल रेगुलेशन कर देता है तुम्हारा। अपनों के साथ छोटी छोटी चीज़ों के लिए फाइट नहीं करना है। हम गुस्से पे एक दूसरे पे स्कार देते जाते हैं, ये तुम पे दिया तुम उस पर देते हो। एक स्कार हील होने में टाइम लगता है, उस पर बार बार स्कार देते जाओगे तो वो इतना डीप हो जाएगा, वो सही से हील नहीं होगा। तो इससे पहले कि कोई स्कार आए, पहले उस इमोशन को निकाल लो, फिर अच्छी तरीके से एक्सप्रेस करो चीज़ों को। शुरू में मैं 30 मिनट तक कुछ नहीं बोलूँगा, मैं पहले जर्नल करूँगा, मैं अपने इमोशन या फिर उस थॉट की रूट कॉज तक जाऊँगा, प्रॉब्लम को एनालाइज करूँगा, फिर मैं कॉन्शियसली और हेल्दी वे में एक्सप्रेस करूँगा। और ऐसे ही प्रैक्टिस करते 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 थोड़ी देर के बाद ना तुम उस मोमेंट पे उस इमोशन को प्रोसेस करके एनालाइज करके उस मोमेंट पे ही तुम हेल्दी वे पे रिस्पॉन्ड करने लग जाओगे। टाइम के साथ साथ, प्रैक्टिस के साथ साथ वो चीज़ें हमारा सबकॉन्शियस माइंड पे चला जाएगा। अभी हमारा सबकॉन्शियस माइंड पे एक पैटर्न है कि ये इमोशन आया तो ऐसे रिएक्ट करना है, फिर कुछ महीने ये पद्धति को एग्जीक्यूट करने के बाद तुम्हारा ये वाला रिएक्शन डिफॉल्ट रिएक्शन बन जाएगा। एफर्टलेसली इमोशन को सप्रेस करना, फिर इग्नोर करना अच्छी बात नहीं है। कोई भी इमोशन आ रहा है वो तुम्हारे अच्छे के लिए आ रहा है, अप्रिशिएट देम। पहले के ज़माने में तू ही मुझे डेंजर से बचाता था, मुझे पता है तो मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए आया है, आई अप्रिशिएट यू। बट तुम्हें देखना है कि ये सच में कोई रियल डेंजर है या फिर बस मेरा ही दिमाग में बनाया हुआ एक डेंजर है, इसकी वजह से इमोशन आ रहा है। कि मैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करता हूँ। जब तुम उस इमोशन को एक्सप्रेस कर रहे होगे ना, तब तुम अपने ब्रेन को इमेजिन करो एक बार कि ये मेरा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है और ये मेरा लिम्बिक सिस्टम है, तो मुझे अपना जवाब अपना प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से देना है। वो सोचते सोचते ध्यान प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स पा जाता है और तुम वहाँ से सोच के बोलते हो, तो वो डिसीजन कंपैरेटिवली लॉजिकल और अच्छा होता है। सोशल अवेयरनेस पे व्हाट दिस पर्सन वांट फ्रॉम मी, व्हाट दिस पर्सन वांट मी टू फील अबाउट देम, व्हाट इज इन देयर एक्शन मेक मी फील दिस इमोशन, इज इट बेस्ड ऑन डाटा एंड फैक्ट्स, रियलिटी और माई ओवर थिंकिंग एंड एजम्पशन। इमोशनल इंटेलिजेंस का एफर्मेशन यूज कर सकते हो। अब आता है मेन चीज़, स्पिरिचुअल वे टू अंडरस्टैंड इमोशनल इंटेलिजेंस। गीता की फिलोसॉफी से और स्पिरिचुअलिटी से कैसे हम इमोशनल इंटेलिजेंस को बढ़ा सकते हैं। गीता का श्लोक 6.26, उसमें कहा गया कि अगर हमारा मन अनियंत्रित रहा तो वो व्यक्ति को भौतिक सुख, काम, क्रोध, लोभ इत्यादि में उलझा देता है, तो उससे इंसान की इंटरनल पीस डिस्टर्ब हो जाती है। पीस हैप्पीनेस के ऊपर आता है। पीस व्हाट इज वी वांट फ्रॉम लाइफ। श्री कृष्ण कहता है कि मन का स्वभाव चंचल है, ये सेंसेस को, इंद्रियों को कंट्रोल करता है और भौतिक सुखों की तरफ लेके जाता है, विषयों की तरफ भागता है। नियंत्रण करने के लिए अभ्यास यानी प्रैक्टिस, इमोशनल इंटेलिजेंस में प्रैक्टिस करना होगा और आत्मचिंतन की जरूरत है, यानी सेल्फ ऑब्जर्वेशन। मैं जो बोला, सेल्फ ऑब्जर्वेशन, अवेयरनेस, आत्मचिंतन की जरूरत है और प्रैक्टिस की जरूरत है। ये भावनात्मक बुद्धिमत्ता का आधार है, मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस का बेस है, जहाँ व्यक्ति अपने और अपने इमोशन को पहचान कर सही दिशा में लेके जाता है। श्लोक नंबर 2.48, कर्मों की योग में स्थित होकर आसक्ति छोड़कर सफलता और असफलता मान रहना ही एक बुद्धिमान इंसान की लक्षण है। यानी सुख दुख लाभ हानि सबको समान भाव से देखने से, मतलब ये सीखा था कि कोई रिजल्ट एक्सपेक्ट ना करना, सुख दुख लाभ हानि सब में समान भाव रखना तुम्हारा मानसिक संतुलन यानी इमोशनल स्टेबिलिटी को बढ़ाता है और तुम्हारा मन को शांत, पीसफुल रखता है। और जिस व्यक्ति का मन शांत रहता है, जिसका इमोशनल स्टेबिलिटी रहता है, वो तनाव मतलब स्ट्रेस, चिंता मतलब टेंशन और भावनात्मक उतार चढ़ाव मतलब इमोशनल अप एंड डाउन पे भी शांत रहता है। मतलब इमोशनल अप एंड डाउन उसका ज़िंदगी में उतना आता नहीं है और वो उससे बचता है, जिससे बच के अपने कर्तव्यों को सही ढंग से निर्वाह कर सकता है, अपने कर्तव्य को बेहतर ढंग से निभा सकता है। मतलब ही कैन एग्जीक्यूट हिज वर्क इन इफेक्टिव। श्लोक नंबर 2.61, इंद्रियों को नियंत्रण करके मन को मुझ में स्थापित करो। जिस व्यक्ति का इंद्रिय नियंत्रण में रहता है उसका बुद्धि स्थिर रहता है। श्री कृष्ण कहता है कि इंद्रियों को नियंत्रण करना मन और बुद्धि की स्थिरता के लिए जरूरी है, क्योंकि हमारे इंद्रियां मन को विषयों की तरफ खींचती है, जिससे भावनाएं मतलब इमोशन उत्तेजित होता है। अनियंत्रित इंद्रिय, अनकंट्रोल सेंस मन को भटका के क्रोध, लालच, मोह की तरफ लेके जाता है। एंगर, ग्रीड जैसे नेगेटिव इमोशंस पैदा करता है, जो इंसान को भटका के गलत निर्णयों की तरफ लेके जाती है, गलत डिसीजन की तरफ लेके जाती है। नंबर 2.62 एंड 63, विषयों का चिंतन करने से उसमें आसक्ति पैदा होता है। आसक्ति से इच्छा,
इच्छा से क्रोध, क्रोध से मोह, मोह से स्थिति का भ्रम, स्थिति का भ्रम से बुद्धि का नाश, और बुद्धि का नाश से व्यक्ति का पतन होता है। अनियंत्रित इच्छा है, अनकंट्रोल्ड डिजायर्स, और क्रोध मन को अस्थिर करता है, इंसान को भावनात्मक रूप में कमजोर बनाता है, मतलब इमोशनली वीक बना देता है, और उसको आत्मविनाश की तरफ लेकर जाता है, सेल्फ डिस्ट्रक्शन की तरफ लेकर जाता है। मन को नियंत्रित करने के लिए अपनी इच्छाओं, अपने डिजायर्स और क्रोध पे, एंगर पे काबू पाना जरूरी है। वो ध्यान और आत्म संयम के माध्यम से हो सकता है। श्लोक नंबर 6.16। आत्म संयम और ध्यान क्या है? ध्यान तुम्हें पता है, आत्म संयम क्या है? ना तो बहुत ज़्यादा खाने वाले, ना एकदम ही कम खाने वाले, ना तो बहुत ज़्यादा सोने वाले, ना तो एकदम ही सोने वाले, ना तो बहुत ज़्यादा डिज़ायर पे इंडल्ज होने वाले, और ना ही एकदम डिज़ायर फुलफिल ना करने वाले। दोनों का योग संभव नहीं है। आदतों को नियंत्रित करने के लिए, हमें अपने हैबिट्स को कंट्रोल में रखने के लिए सिर्फ विचारों का नहीं बल्कि सभी पहलू का, हर एरिया में ना इधर जाना है ज़्यादा, ना इधर जाना है ज़्यादा, हमें संतुलन में रहना है। श्लोक नंबर 5.28। जो मुनि इंद्रियों, मन और बुद्धि को नियंत्रित करता है वो मोक्ष की तरफ बढ़ता है। वो अपने इच्छा, भय और क्रोध से मुक्त है, फ्री है, वो हमेशा फ्री है। दैट्स द अल्टीमेट फ्रीडम हो जाता है। तब हमारा मन शांत और स्थिर हो जाता है, पीसफुल एंड स्टेबल हो जाता है। ये हमें स्पिरिचुअल फ्रीडम देता है, जो हाईएस्ट लेवल का फ्रीडम है। दैट्स इट। यह इमोशनल इंटेलिजेंस का पूरा कोर्स। इतना बड़ा वीडियो बनाने में बहुत एफर्ट लगी है भाई। नाउ डू योर ड्यूटी, लेट्स गो कॉन्कर द डे।